चैप्टर 6। बॉबी कुमार बैंक से एक संतुष्ट मुस्कान के साथ बाहर निकला। सिस्टम ने उसे 2 ऐसी चीजों का इनाम दिया जिन्हें वो वैसे भी संभालना चाहता था। बिना कोई मिशन किए ये सब पाना काफी अच्छा लग रहा था। कोई भी इंसान ऐसे इनहेरिटेंस के साथ थोड़ा लेजी हो सकता है, लेकिन बॉबी को एक्टिव रहना पसंद था। शायद ये पिछले कई सालों की लड़ाइयों और रूल करने की आदत थी, या फिर ये उसकी फितरत में ही था। उसे ये आदत बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती थी। अपनी कार में बैठकर बॉबी ने उन गाड़ियों के बारे में जानकारी लेना शुरू किया जो उसे मिली थीं। उसे अपनी पुरानी यादों से पता था कि द स्लीपिंग ड्रैगन मुंबई के एक सबसे एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल एरिया में बनी एक लक्जरी विला है। इसका डिजाइन मॉडर्न और ट्रेडिशनल का मिक्स था और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया था। वो अपना नया घर देखने के लिए बेताब था। बॉबी ने तेज सांस ली जब उसने अपनी गाड़ियां देखीं। उसका खून उबाल मारने लगा जब उसने दोनों लैम्बोर्गिनी मॉडल्स की फीचर्स पढ़ी और उनके परफॉर्मेंस वीडियोस देखे। ऑफिशियल साइट पर उनके इंजन की आवाज भी सुनी जा सकती थी। एक ऐसा इंसान जिसे कार्स में दिलचस्पी न हो, वो भी उन आवाजों से एक्साइटेड हो जाएगा। लैम्बोर्गिनी यूरस एस को वो बिजनेस और फन दोनों के लिए यूज कर सकता था, लेकिन लैम्बोर्गिनी रेव्यूएल्टो उस पर उसे इसकी स्पीड जरूर टेस्ट करनी थी। नॉट बैड सिस्टम, उसने जोर से कहा। इट्स ओनली राइट दैट यू एंजॉय योरसेल्फ होस्ट डॉट। हम ये नया था। सिस्टम उससे बात कर रहा था। क्या इसने रिप्लाई दिया? पहले वाले सिस्टम्स तो बस मिशंस, इंफॉर्मेशन या वार्निंग्स ही दिया करते थे। उनमें कोई पर्सनैलिटी नहीं होती थी। सिस्टम, क्या तुम बाकी सिस्टम्स से अलग हो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टाइकून इनहेरिटेंस है? बॉबी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि वो अकेले में बात कर रहा है। उसकी कार प्राइवेट थी, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। My main duty is to issue the host's inheritance and handle the relevant procedures. A new upgrade has been added to my programming after the host's past accomplishments were reviewed. Reviewed? Yes. Your review was done in stages during your past travels: battle performance, adaptation, execution of missions, personality. You have exceeded most hosts. To ensure your retirement runs smoothly, an upgrade was done. The host can consider this as a personal AI. The host will be given a response when the system is spoken to. Your privacy will be maintained. ओह, मैं समझा। मैंने तुम्हारी आवाज में थोड़ी फर्क पहले भी सुनी थी। अच्छा है। बहुत थॉटफुल हो। सिस्टम, कृपया मेरे थैंक्स उनके क्रिएटर को दे देना। कंप्लीटेड। टाइम देखकर बॉबी ने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर जाने का प्लान बनाया, फिर डॉर्म वापस लौटने का। स्टोर ढूंढना मुश्किल नहीं था। टेक का जमाना था और कॉलेज एरियाज में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स आम बात थी। स्टूडेंट्स को एक्सेसरीज और क्विक रिप्लेसमेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है। उसने एक ऐसा स्टोर चुना जो उसे याद था। रास्ते में एक पार्क दिखा तो वहां कार पार्क की और शॉर्ट वॉक लेते हुए स्टोर तक गया। स्टोर मॉल से थोड़ी दूर 2 रेस्टोरेंट्स के बाद था। और मजेदार बात ये थी कि मॉल से होकर वहीं उसका रास्ता था। चलते चलते उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, सैमसंग। हर चीज यहां पैरेलल है, शायद क्वालिटी भी, उसने अपने आप से कहा। एस्केलेटर से लेजरली ऊपर जाते हुए वो लोगों को ऑब्जर्व करता रहा। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड से थोड़ा अलग था, ज्यादा शॉपर्स, ब्राइट लाइट्स और एक वेलकमिंग वाइब। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा हर तरफ महसूस हो रही थी, भले ही लोग कितने भी हों। सब कुछ चमक रहा था। ये देखकर बॉबी को अच्छा लगा।
सैमसंग एक्सपीरियंस स्टोर में घुसते ही उसकी नज़र नए फोन्स के डिस्प्ले पर पड़ी। एक मॉडल ने उसका ध्यान खींचा, सैमसंग की होलोग्राफिक फोन प्रोटोटाइप जैसा। उसने खुद टेस्टिंग की, गैलेक्सी Z Fold 5। इसके फ्यूचर मॉडल्स का इंतजार रहेगा, उसने स्पेक्स देखते हुए कहा। अब उसे नया लैपटॉप चाहिए था। फाइनेंस और मीडिया में हमेशा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा डिवाइस चाहिए था जो ग्राफिक डिजाइन में भी काम आए। गैलेक्सी बुक 360 प्रो उसने डिसाइड कर लिया। तभी उसकी नज़र एक सेल्स क्लर्क पर पड़ी जो कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। बॉबी को ये तरीका पसंद आया। अक्सर स्टोर्स में सेल्स पीपल ग्राहक के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, जिससे ग्राहक प्रेशर में आकर कुछ खरीद लेता है या एंग्शियस हो जाता है। हेलो सर, कोई हेल्प चाहिए? उसने पोलाइटली पूछा। हाँ, मुझे गैलेक्सी Z Fold, गैलेक्सी बुक 360 प्रो दोनों के लिए एक्स्ट्रा चार्जर्स, एक एक्स्ट्रा S पेन और 3 SSD एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स चाहिए, सबसे बड़ी कैपेसिटी वाले, बॉबी ने जवाब दिया। यस, फॉलो मी, लड़की ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और खुशी से मन ही मन कूद पड़ी, आज कमीशन मिल सकता है। वो बॉबी को एक खाली काउंटर पर ले गई और प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करवाने में मदद करने लगी, कलर्स, कैपेसिटी वगैरह। इतने में उसकी एक कोवर्कर आई और उसने बॉबी को सिर से पैर तक देखा, फिर उसकी शॉपिंग लिस्ट पर नजर डाली। वो हल्का सा हंसी और सिर हिलाया, एक और पोजर। अच्छे दिखने वाले लड़के इस चार्म का गलत यूज क्यों करते हैं, उसने सोचा। अदिति राव इस स्टोर में गोल्ड डिटेक्टर के नाम से जानी जाती थी। उसे अमीर लोगों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में मास्टरी थी, स्टोर में हो या ऊपर के फ्लोर्स पर। उसका ये एटीट्यूड इतना बढ़ गया था कि वो अक्सर रूड हो जाती थी। रवीना सिंह, जो बॉबी को असिस्ट कर रही थी, उसने अदिति की वो हंसी और एटीट्यूड देखे, लेकिन इग्नोर किया। अदिति अक्सर दूसरों के कस्टमर्स को छीनने की कोशिश करती थी। सर, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? तुम उससे क्यों पूछ रही हो? ये तो बस और चीजें निकलवाता जाएगा। लड़के, इस स्टोर से निकल जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाऊंगी। तुम जैसे स्कैमर्स अब बहुत बोल्ड हो गए हो। अदिति ने जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि सब सुन लें। उसे लगा बॉबी अब डर के मारे भाग जाएगा। वो आर्म्स फोल्ड करके मुस्कुराने लगी, जैसे जीत गई हो। बॉबी ने अब पहली बार उसे ध्यान से देखा। कुछ नहीं बोला, बस वैसे ही उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसने बॉबी को देखा था, और फिर नजरें फेर लीं। अदिति का घमंड हर्ट हो गया। वो खुद को एक ऐसी ब्यूटी समझती थी जिसे कोई मना नहीं कर सकता। और ये लड़का, सिंह, बहुत गुस्से में थी। उसके हाथ गुस्से और टेंशन से कांप रहे थे। उसे उन लोगों के बारे में अच्छे से पता था जो स्टोर में आते हैं, महंगे सामान का बिल बनवाते हैं, फिर कोई बहाना बनाकर बिना पैसे दिए चले जाते हैं। कुछ तो कार्ड से पेमेंट करने का नाटक करते हैं और ट्रांजैक्शन पूरा होने से पहले सामान लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद स्टोर को थेफ्ट रिपोर्ट करनी पड़ती है, हायर अप्स को बताना पड़ता है, सिक्योरिटी एक्टिव होती है और फिर स्टोर को लॉस का खुद ही नुकसान भरना पड़ता है। ये सब बहुत ही घटिया हरकतें थीं। पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई वैसा ही हो। फिर भी रवीना अलर्ट थी। उसे उम्मीद थी कि उसके सामने खड़ा आदमी वैसा नहीं निकले, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये भी था कि वो आदमी उस अकड़ू अदिति राव को गलत साबित कर दे। कार चार्जर्स 3 चाहिए। ये सीधा और साफ जवाब अदिति राव के मुंह पर एक तरह का तमाचा था और रवीना के लिए राहत। जी सर, अभी लाई। अदिति ने एक नज़र उस बॉबी पर डाली जो अब आराम से स्टोर में घूम रहा था, अलग अलग डिस्प्ले देख रहा था।
बाकी कस्टमर्स भी उसे थोड़ा सस्पिशियस नजरों से देख रहे थे। महिलाएं अपने हैंडबैग्स कस के पकड़ रही थीं और मर्द उसे अपनी नजरों के घेरे में रखे हुए थे। बॉबी ने सबको एक हल्की सी मुस्कान दी और अपना सामान देखना जारी रखा। अगर तू मान ले कि तू कोई चाल चला रहा है तो मैं सिक्योरिटी को नहीं बुलाऊंगी। मैं समझ सकती हूं कौन रियल कस्टमर है और कौन नहीं। तूने उस सीधी सादी लड़की को बेवकूफ बना लिया होगा, लेकिन मुझे नहीं बना सकता, उसने पूरे स्टोर में चिल्लाकर कहा। अब उसकी आवाज इतनी तेज हो गई थी कि बाहर खड़े लोग भी सुन सकते थे। अदिति, तुम स्टोर की इज्जत खराब कर रही हो। रवीना तेजी से आई जब उसने अदिति की चीख सुनी। मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, मैं तुम्हें बेइज्जती से बचा रही हूं। देखो उसे, ये सब चीजें एक साथ खरीदने की औकात है इसकी। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? अदिति की बातों ने कस्टमर्स को बॉबी की ओर और भी शक की नजरों से देखने पर मजबूर कर दिया। साधारण जीन्स, काली ड्रेस शर्ट और किसी अननोन ब्रांड की शूज पहनकर आया था। उसके कपड़े बता रहे थे कि लो इनकम वाला है, लेकिन उसकी चाल और लुक्स किसी अमीर इंसान की तरह थे। क्या ये कोई धोखेबाज है? स्टोर में लोगों की बातें शुरू हो गईं और अब सबको लगने लगा कि ये आदमी कुछ गड़बड़ करने वाला है। बॉबी ने गहरी सांस ली और काउंटर की तरफ बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। क्या सबको हर वक्त दूसरों के मामले में टांग अड़ानी होती है? वो कुछ बोलने ही वाला था कि वो अनोइंग औरत फिर चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। बॉबी ने अपना उंगली कान में डाली, उसका कान चिल्लाने की आवाज से बजने लगा था। औरतों को आजकल चिल्लाने का क्या शौक लग गया है, उसने मन में सोचा। रवीना ने अदिति की ओर देखा, उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। वो सच में उसका मेकअप उतार कर फेंक देना चाहती थी। इतनी बेवकूफी, इतनी जल्दीबाजी। रवीना ने अदिति को रोकने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने उसे धक्का दे दिया। बॉबी का एक्सप्रेशन अब बदल गया था। अदिति को लगा कि अब ये डर गया है क्योंकि सिक्योरिटी आ रही है। आप ठीक हैं? बॉबी ने रवीना से पूछा। जी सर, थैंक यू। मैं माफी चाहती हूं उसकी बदतमीजी के लिए। वो जवाब देते हुए थोड़ा शर्माई क्योंकि बॉबी ने उसकी चिंता की थी। कोई बात नहीं। हर जगह कुछ हाई स्ट्रंग लोग होते हैं, उन्हें तो बस ड्रामा चाहिए। मैं हाई स्ट्रंग नहीं हूं, अदिति चिल्लाई। तो फिर आप बिना वजह हंगामा क्यों कर रही हैं? क्या रोज ऐसे ही काम करती हैं आप? या फिर कुछ मेंटल डैमेज का झूठा केस डालकर मुझसे पैसा निकलवाना चाहती हैं? बिल्कुल रैबिड डॉग जैसी चिल्ला रही हैं आप। थोड़ी तो तमीज रखिए। बॉबी के ये शब्द स्टोर में गूंज गए। अब लोगों की बातें अदिति की तरफ मुड़ गईं। अदिति ने गुस्से में उंगली दिखाई और कुछ बोलना चाहा, लेकिन बस यू ही कह पाई। TCH। बॉबी ने मुंह बनाया और फिर अपने सामान की तरफ ध्यान दिया। रवीना ने तीनों कार चार्जर्स जोड़कर बाकी सामान के साथ बिल बनाना शुरू किया। तभी अदिति ने उसे जोर से फिर से धक्का दिया। रवीना गिर पड़ी। उसी वक्त एक औरत जो पीछे से तेजी से आई थी, एक क्लासी बिजनेस सूट में, उसने ये सब देख लिया। अदिति राव, ये सब क्या हो रहा है? सिक्योरिटी गार्ड्स अब आ गए थे। उन्होंने एंट्रेंस पर खड़े होकर स्थिति संभालनी शुरू की। बॉबी ने बाकी सबको इग्नोर किया और तुरंत काउंटर के पीछे भागा रवीना की मदद करने। उसने देखा कि रवीना अपना एल्बो पकड़ रही थी, दर्द में थी। उसने हाथ हिलाने की कोशिश की पर दर्द से कराह उठी। बॉबी ने उसे धीरे से उठाया और चेक किया।
एल्बो बुरी तरह इंजर था। कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में। बॉबी ने उस औरत की तरफ देखा जो अब भी बिना किसी अफसोस के देख रही थी। आप जैसे लोग अब तक समाज में काम कैसे कर रहे हैं? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर गुस्सा और वार्निंग साफ झलक रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं था कि किसी बेगुनाह को किसी और की लड़ाई में घसीटा जाए। इस औरत को उससे क्या दिक्कत थी, पता नहीं, लेकिन उसने गुस्सा उस लड़की पर निकाला जो बस अपना काम कर रही थी। अब ये प्रिंस चार्मिंग बन रहा है, कितना क्यूट। सिक्योरिटी, इसको पकड़ो, ये स्टोर को धोखा दे रहा है। सिक्योरिटी बॉबी की तरफ बढ़े, लेकिन उस क्लासी वुमन ने उन्हें रोक दिया। आप किसी को सिर्फ एक इंसान के कहने पर कैसे पकड़ सकते हो? ये अब भी मेरे मैनेजर, आप मेरी बात पर भरोसा कर सकती हैं। आपको ऐसे लोगों के बारे में पता ही है। हमने पहले भी 5 से ज्यादा ऐसे केसेस देखे हैं, और सिर्फ हमारे स्टोर में नहीं, बाकी जगहों पर भी। मुझे कैसे नहीं पता चलेगा कि कौन प्रॉब्लम करेगा? अदिति राव ने गर्व से कहा। क्या आप कोई फ्यूचर देखने वाली हैं? क्या आप बता सकती हैं कि यहां मौजूद हर कोई आज कुछ खरीदेगा या नहीं? बॉबी कुमार ने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। मैनेजर तुरंत उसकी तरफ बढ़ी, उसे शांत करने के लिए। उसे खुद नहीं पता था कि बॉबी कुछ खरीदेगा या नहीं, लेकिन फिर भी उसे एक कस्टमर की तरह ट्रीट करना उसकी जिम्मेदारी थी। बिजनेस इंडस्ट्री में ये एक अनकहा रूल होता है। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैनेजर ने कहना शुरू किया। नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपकी एम्प्लॉई जो अपने घमंड में है, उसने मुझे चोर कहा, मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाया और इस लड़की पर हाथ उठाया। मैं तो सिर्फ चीजें देखने आया था और जो पसंद आया वो खरीदने का सोचा। क्या इसमें कुछ गलत है? क्या एक आदमी स्टोर में आकर कुछ खरीद नहीं सकता बिना इंसल्ट हुए? आप अपने स्टाफ को किस तरह की ट्रेनिंग देती हैं? बॉबी के ये सवाल मैनेजर की प्रोफेशनलिज्म पर वार थे, साथ ही उन सभी लोगों पर भी जो उसे कपड़ों से जांच कर रहे थे। क्या वो लोग खुद किसी टॉप ब्रांड के कपड़े पहनकर आए थे? क्या वो सब भी बस फोन डिस्प्ले देखने नहीं आए थे? क्या उन्हें भी बस कुछ ट्रेंड में आने की क्यूरियोसिटी नहीं थी? बॉबी ने अदिति की तरफ देखा, वो अब भी उसी अकड़ के साथ खड़ी थी। उसे पूरा भरोसा था कि बॉबी बस ब्लफ कर रहा है, ताकि मैनेजर उसके साइड में आ जाए और सिक्योरिटी से बच जाए। बॉबी ने फिर रवीना की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सॉरी अबाउट दैट। नहीं नहीं, ये आपकी गलती नहीं है, रवीना ने जल्दी से कहा। वो खुद हैरान थी कि बॉबी माफी क्यों मांग रहा है, जबकि इंसल्ट तो उसकी हुई थी। बॉबी ने मैनेजर से कहा, प्लीज मेरा परचेस कंप्लीट कर दीजिए और उसका क्रेडिट इस लड़की की वर्क अकाउंट में डालिए। इसने सच में हेल्प की है। ओह ठीक है, मैं देख लेती हूँ, मैनेजर ने तुरंत कंसोल की तरफ जाते हुए कहा। उसने सिस्टम में आइटम चेक किए और फिर सामने रखे सामान से वेरीफाई किया। फोन और लैपटॉप दोनों हाल ही में आए थे और एक्सेसरीज भी काफी महंगी थीं, हर एक की कीमत कुछ 100 रुपए से ज्यादा थी। वो थोड़ी नर्वस हो गई थी ट्रांजैक्शन देखकर, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाला। वो मैनेजर थी, हर कस्टमर से डरकर कैसे काम करेगी? अदिति ने आर्म्स फोल्ड करके इंतजार करना शुरू किया। उसे पूरा यकीन था कि अब बॉबी का सारा दिखावा सामने आ जाएगा। पूरा स्टोर अब बॉबी को ही देख रहा था। क्या वाकई वो वही निकलेगा जिसे सबने गलत समझा? योर टोटल इज 3,38,739 रुपीज। बॉबी ने कीमत सुनकर पलके तक नहीं झपकाई। उसे ये रीजनेबल लगा।
यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने पर ये $4000 से भी कम बनता था और वो जानता था कि ये इंटरनेशनली एक कॉमन स्पेंडिंग है। स्टोर में मौजूद कई लोगों के लिए ये अमाउंट उनकी 2 महीने की सैलरी से भी ज्यादा थी। बॉबी ने कैजुअली अपना वॉलेट निकाला और कार्ड और आईडी निकाली। प्लैटिनम कार्ड सबने साफ देखा। कुछ को लगा ये कोई कस्टमाइज्ड कार्ड होगा, लेकिन कई लोगों ने कलर और बैंक का नाम पहचान लिया। अदिति अब अपनी बेवकूफी से बाहर निकली और एकदम बोल पड़ी, That's a platinum VIP कार्ड। ये तुम्हारे पास कैसे है? उसे ये कार्ड अच्छी तरह से याद था। उसके गॉडफादर ने इसे उस दिन बताया था जब उन्होंने एक मॉल में किसी को इससे पेमेंट करते देखा था। ये कार्ड सिर्फ इनवाइटेड कस्टमर्स को मिलता है। इस कार्ड के मालिक एक बहुत हाई लिमिट तक खर्च कर सकते हैं और बैंक उन्हें रॉयल ट्रीटमेंट देती है। बॉबी ने उसकी बात पर बस एक TCH किया। प्लैटिनम VIP कार्ड? अरे ये कार्ड तो सिर्फ अमीरों के लिए होता है। ब्लैक कार्ड की तरह ही एक्सक्लूसिव होता है। लेकिन इस बैंक ने अपने टॉप कस्टमर्स के लिए प्लैटिनम कार्ड निकाला है। सुना है ऐसे कस्टमर्स को मेडिकल और ट्रैवल में भी बहुत पर्क्स मिलते हैं। उन्हें लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ रिच लोग ही ऐसा लक्ष्युरी पा सकते हैं। मुझे तो बस उस यंग मास्टर की ऑरा में खड़े होने दो, शायद मेरी भी किस्मत खुल जाए। हे। उस औरत ने तो इसे स्कैमर कहा था ना? हाँ, लगता है ये तो बिना पैसे दिए भी आराम से सामान लेकर जा सकता था। उसने बिल सुनकर एक बार भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हाँ, सही कहा। अब जरा उसका चेहरा देखो, मेकअप से भी ज्यादा पीला पड़ गया है। मैनेजर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसने कार्ड स्वाइप किया और बॉबी कुमार को अपना पासकोड डालने का इशारा किया। मशीन ने यही प्रॉम्प्ट किया था। बॉबी ने पासकोड डाला और फिर सिग्नेचर के प्रॉम्प्ट का इंतजार किया। उसने ये मेथड इसलिए चुना था ताकि किसी भी फ्यूचर प्रॉब्लम से बचा जा सके। हाँ, बॉबी थोड़ा कॉशियस इंसान था। टचपैड पर सिग्नेचर के बाद एक सॉफ्ट सी चाइम आई। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया था। मैनेजर उसे थैंक कहने ही वाली थी कि तभी बॉबी का फोन बजा। सॉरी, उसने धीरे से कहा। मैनेजर ने हाथ से इशारा करके उसे आराम से बात करने को कहा। अमूमन अमीर कस्टमर स्टाफ के साथ बहुत एरोगेंट होते हैं, लेकिन बॉबी ने ना सिर्फ एक्सक्यूज मांगा बल्कि रवीना सिंह की हेल्प भी की जब वो गिर गई थी। मैनेजर को ये लड़का कुछ अलग ही लगा, रेयर काइंड। काउंटर से थोड़ा दूर जाते हुए बॉबी ने नए नंबर से आई कॉल उठाई। यस मिस्टर बॉबी, मैं राहुल बोल रहा हूं, मैनेजर, मास्टर्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से। हमें आपकी विला परचेस और व्हीकल्स की डिलीवरी के बारे में बताया गया है। मैं कंफर्म करना चाहता था और साथ ही डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने का स्केड्यूल सिंक करना चाहता हूं। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज में एक्स्ट्रा पोलाइटनेस थी। वो जानता था कि ये एक एक्सक्लूसिव कस्टमर है। वो विला 2 साल से मार्केट में था। प्राइस था $800 मिलियन और वो भी मेंटेनेंस कॉस्ट के अलावा। हर कोई इस प्रॉपर्टी का चार्ज लेना चाहता था। राहुल लाल खुशकिस्मत था कि उसे ये मौका मिला। I'll be there by noon tomorrow। मैं अपना आईडी का फोटो भेज दूंगा ताकि डिलीवरी कंफर्म हो जाए और पेपर वर्क जल्दी हो सके। इज दैट ओके? बॉबी ने कहा। यस सर, इट्स परफेक्टली फाइन। मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। गुड, सी यू देन। बॉबी ने कॉल एंड किया और फिर कॉल लॉग से नंबर कॉपी करके व्हाट्सएप में सेव कर लिया। जब वो वापस काउंटर पर पहुंचा तो उसके सारे आइटम्स पैक हो चुके थे।
साथ में एक प्रमोशनल टोट बैग भी रखा था। बॉबी ने हल्का सा हंसते हुए अपना कार्ड लिया और मैनेजर को थैंक्स कहा। आईडी भेजने का काम जल्दी से पूरा करके उसने फिर से सामने खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ देखा। थैंक यू फॉर योर सर्विस। कार्ड्स वापस रखते हुए उसने हाथ बढ़ाया और 10 रेड नोट्स निकाले जो रवीना सिंह की तरफ बढ़ा दिए। सर, मैं ये नहीं ले सकती, उसने पोलाइटली मना किया। उसके पीछे खड़ी अदिति राव को ये सुनकर चक्कर सा आने लगा। इस लड़की को अभी हाई कमीशन मिला है और ऊपर से 1000 रुपए का टिप भी, और ये मना कर रही है। इतना अमीर और हैंडसम कस्टमर। अदिति अब अपने पुराने व्यवहार को भूल चुकी थी और बॉबी को बिल्कुल नए नजरों से देखने लगी थी। इस टिप को अपना डिजर्व्ड रिवॉर्ड और थोड़ा कॉम्पेंसेशन समझो। तुमने मेरी हेल्प की, लेकिन तुम्हारी कोवर्कर की एरोगेंस की वजह से तुम हर्ट हुई। प्लीज एक्सेप्ट इट। रवीना को उसका अर्लियर अपॉलॉजी याद आया। अब उसे समझ में आया कि बॉबी जैसा दिखता है वैसा ही है। जो अच्छाई करता है उसका एहसान लौटाता है और जो बुरा करता है उसका हिसाब भी बराबरी से करता है। रवीना ने रिस्पेक्ट में सिर झुकाया और क्वाइटली टिप ले ली। बॉबी ने अपना सामान उठाया और बिना किसी रुकावट के स्टोर से बाहर चला गया। ऑफिसर्स, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। मैं आपके सुपरवाइजर से शाम, मैनेजर ने जोर से कहा। उसका ये बोलना ही काफी था कि पूरे स्टोर में हलचल शुरू हो गई। दोनों गार्ड्स बिना कुछ बोले बाहर चले गए और बाकी कस्टमर्स फिर से कैजुअली विंडो शॉपिंग में लग गए। मैनेजर ने एक और स्टाफ को बुलाया और उसे चेकआउट पर खड़ा किया। तुम दोनों मेरे साथ आओ। दोनों लड़कियां मैनेजर के पीछे पीछे चल दी, लेकिन दोनों की मूड्स अलग थे। रवीना सिंह बिल्कुल रिलैक्स्ड थी। वो मेंटली ऑलरेडी अपने टिप और कमीशन को अगले महीने के खर्चों में प्लान कर रही थी, जबकि अदिति राव जॉब बचाने का कोई तरीका सोच रही थी। ऑफिस में दोनों मैनेजर के सामने कुर्सी पर बैठीं। मैनेजर अपने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप कर रही थी। फिर उसने सिर हिलाया और प्रिंटर की तरफ देखा जो A4 साइज के 5 पेपर्स निकाल रहा था। उसने तेजी से उन पेपर्स पर साइन किए और फिर हाथ बढ़ाकर अदिति की तरफ डॉक्यूमेंट्स थमाए। अदिति राव, यू आर फायर्ड। अपनी कार में वापस बैठकर बॉबी छत की ओर खाली नजरों से देख रहा था। एक हल्की सी उदास सिसकी उसके थके हुए मन से निकली। ये आवाज थी प्योर मेंटल स्ट्रेस की। सिस्टम, क्या तुम मुझे ऐसे रास्ते पर नहीं ले जा सकते जहां बेवकूफ लोग न हो? माफ कीजिए प्रिय होस्ट, क्या वो जिंदगी ज्यादा आसान नहीं हो जाएगी? आपका सामना नॉर्मल सिचुएशन से हुआ है। वो कुछ बोल नहीं पाया। सिस्टम सही था। एनर्जी बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबको इग्नोर कर दो, उसने अपने हाथ मजबूती से बंद करते हुए कहा, जैसे अब पक्का इरादा कर लिया हो। लेकिन 10 सेकंड के अंदर ही उसका वो डिटर्मिनेशन गायब हो गया जब उसे एहसास हुआ कि परेशानी तो खुद चलकर आ जाती है, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ। स्टोर वाली पागल सिचुएशन को पीछे छोड़ते हुए बॉबी ने वापस कैंपस की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। रास्ते में उसने KFC से टेकआउट ऑर्डर कर दिया। उसे पता था कि खाना उसके पहुंचने के बाद ही पहुंचेगा। आज का दिन बहुत ज्यादा था और अब वो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू या खत्म करने की हालत में नहीं था। डॉर्म रूम इस वक्त सही जगह नहीं थी। वहाँ का माहौल टेंस होगा। सबसे अच्छा होगा कि वो अपना सामान पैक कर ले और अगली सुबह निकल जाए। दिन में उसे रोहित कुमार के कुछ मैसेजेस आए थे। वो ब्रेकअप से बॉबी से ज्यादा दुखी लग रहा था। अगर बॉबी उसे उस जहरीले खाने के बारे में बता दे तो क्या वो यकीन करेगा? बॉबी ने हल्की सी हंसी में कहा, मैं खुद ही अपनी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। सबसे अच्छा तो यही होगा कि टिपिकल मेन कैरेक्टर की तरह जो मन में आए वो बोल दो। पार्किंग लॉट में एक स्पॉट मिलते ही उसने थोड़ी देर कार में बैठकर आराम किया। फिर अपना बैकपैक, एक नया एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और लड़कियों से बचा हुआ स्नैक्स उठाया। कार से निकलने से पहले उसने अपने खरीदे हुए सामान को फ्रंट सीट के पीछे छुपा दिया और सीट की बैक को नीचे कर दिया ताकि सब कुछ नेचुरली ढक जाए। जब वो साइड एंट्रेंस की तरफ खाने वाले डिलीवरी गाय से मिलने जा रहा था तभी उसका कॉल आ गया। ट्रांजैक्शन जल्दी और आसान था। अब उसके पास डॉन तक धीरे धीरे चलने का पूरा टाइम था। दिन का एंड एक हल्की सी ठंडी हवा और शांत माहौल के साथ हो रहा था। कैंपस बिल्कुल चुप था।
कोई नया बंदा आता तो सोचता कि शायद छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन वो उस स्ट्रेस को फील नहीं कर पाता जो वहाँ फैला हुआ था। लोअर क्लासेस के फाइनल्स चल रहे थे और सीनियर्स अपने ग्रेजुएटिंग प्रोजेक्ट्स में लगे हुए थे। कॉलेज लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल टाइम। बॉबी को थोड़ा बुरा लग रहा था कि जब सब अपनी फ्यूचर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो आराम कर रहा है। मैं वो एप्लीकेशन जो मैंने सोचा है उसे बनाना ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मैं घर जाकर कर लूंगा, उसने सोचा। लेकिन अगर कोई सीनियर उसके मन की बात सुन लेता तो पागल हो जाता। कुछ लोग तो ऑलरेडी इंटर्नशिप्स कर रहे थे और चाह रहे थे कि उन्हें वहीं फुल टाइम जॉब मिल जाए। बाकी लोग तो बस अपने मेजर में अच्छे मार्क्स पाने की कोशिश में लगे थे। हर तरफ प्रेशर था। जैसे ही वो अपने डॉर्म के पास पहुंचा, कुछ लड़के बाहर निकल रहे थे। जब वो पास आए तो बॉबी ने सुना कि वो हंस रहे थे। ओह कैसे गिरे हुए सितारे, एक लड़के ने कहा। क्या मतलब है ब्रदर रवि, दूसरे ने चुटकी ली। अरे समझा नहीं, शर्म की बात नहीं है क्या कि स्कूल के टॉप लड़कों में से एक की गर्लफ्रेंड उसके ही अमीर भाई के पास चली गई। सच में। इससे साबित होता है पैसा ही सब कुछ है। तुम चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों न हो, फिर भी अपनी प्रेशियस गर्लफ्रेंड नहीं बचा सकते। बॉबी ने इन बचकानी बातों को नजरअंदाज किया, पर उसके लिए ये सोचने वाली बात थी कि लोग उसकी रिलेशनशिप में कितनी दिलचस्पी रखते थे। जब उसने अपनी यादों को खंगाला तो उसे एहसास हुआ कि पिछला बॉबी भी वंशिका के साथ कुछ अजीब महसूस करता था, फिर भी सब ठीक करने की कोशिश करता रहा। उसे उससे थोड़ा अफेक्शन था, लेकिन सच्चा प्यार नहीं। और जब उसे इजहार दिया गया तब वो फीलिंग्स पूरी तरह खत्म हो गई। कमाल है, लग्जरी के लिए मारने को भी तैयार थी। शायद उसके ईयरबुक में लिखना चाहिए मोस्ट लाइकली टू बी अ ब्लैक विडो, उसने मन ही मन सोचा। वो चुपचाप उन लड़कों से दूर चलता गया। जवाब न मिलने से वो लोग थोड़े शर्मिंदा और गुस्से में थे, क्योंकि बॉबी कुमार पूरे प्राइड के साथ हॉलवे में चला जा रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। यहाँ चाहे तुम टॉप पर हो, लेकिन बाहर जाकर कुछ नहीं बनोगे अपनी इस बेवकूफी भरी अकड़ के साथ। जब कैंपस छोड़ोगे तो बस एक और पुअर लूजर बनकर रह जाओगे। सिस्टर वंशिका ने सही किया तुमसे रिश्ता तोड़कर। वो तुम्हारे साथ रहती तो खुद भी डूब जाती। उनकी बातें हॉलवे में गूंज रही थीं, और बॉबी को पूरा यकीन था कि बाकी लोग भी सुन रहे होंगे। कुछ ने तो दरवाजे खोलकर झांका भी, देखने के लिए क्या हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने बॉबी कुमार को आराम से अपने कमरे की तरफ चलते देखा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। बॉबी सीधे अपने कमरे में गया और अपने बंक की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, बाकी लोग जो भी बात कर रहे थे सब चुप हो गए। ऑकवर्ड, उसने मन में कहा। बॉबी खुद को चुपचाप हंसी से एंटरटेन कर रहा था। नीचे वाले बंक पर रोहित कुमार पढ़ाई कर रहा था। कमरे के दूसरी तरफ अभिजीत सिंह जमीन पर बैठा था और रवि सिंह से बात कर रहा था। मिस्टर कॉन्जीनियलिटी यानी रवि सिंह अपने बंक पर बैठा था। उसके साथ थी उसकी नई गर्लफ्रेंड वंशिका ठाकुर। हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। वो दोनों अब जोर जोर से फेक रोमांटिक साउंड्स निकाल रहे थे, शायद बॉबी से कोई रिएक्शन चाह रहे थे। चाहे वो कितने भी लाउड और क्रिंज क्यों न हो जाए, बॉबी ने उनकी डॉग फूड यानी दिखावे वाली कपल लाइफ खाने से मना कर दिया। उसने एक कॉम्बो मील बॉक्स निकाला और रोहित कुमार को दे दिया। थैंक्स ब्रदर बॉबी, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी डिस्टेंस थी। बॉबी के दिमाग में कई बातें आईं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। सुबह रोहित एक सपोर्टिव भाई था, अब डिस्टेंट कजिन जैसा लग रहा था। बॉबी ने सबको इग्नोर किया और अपने बंक पर चढ़ गया। उसके सारे कपड़े बेड पर रखे थे, पैक करने के लिए रेडी। सोचने लगा कि नए कपड़े मंगवाना शायद बेहतर रहेगा। खाते खाते और लैपटॉप पर काम करते हुए अभिजीत सिंह बोल पड़ा। ब्रदर बॉबी, थोड़ा छोटा दिल वाला निकला तू। ओह, क्या मतलब, बॉबी ने पूछा एक स्प्रिंग रोल खाते हुए। देखो न, सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और तुमने सिर्फ एक भाई के लिए डिनर लाया। क्या ये ब्रदर रवि के साथ हुए झगड़े की वजह से था? अभिजीत सिंह ने बड़े बेबाकी से कहा। बॉबी हंसा, लेकिन कुछ बोला नहीं। ऐसा सेल्फिश इंसान। कोई ताज्जुब नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, वंशिका ठाकुर ने कहा और रवि सिंह का हाथ पकड़ लिया। बॉबी बस मुस्कुराता रहा। अंदर से सोच रहा था, इतना भी गिर सकते हैं लोग, मतलब पूरे कमरे के लिए खाना क्यों लाऊं जब मिस्टर मनी बैग्स खुद कुछ नहीं कर रहा। नहीं भाई, मेरी मेहनत की कमाई को मैं समझदारी से खर्च करूंगा। 3 महीने में ग्रेजुएशन है और 3 हफ्ते में सारे प्रोजेक्ट्स सबमिट करने हैं, और ये लोग मजे से बैठे हुए हैं और मेरी जिंदगी में ताक झांक कर रहे हैं। इस टाइम पर किसके पास टाइम है रिलेशनशिप निभाने का? उसने उनकी बातें और आवाजों को इग्नोर किया और अपने लैपटॉप से जरूरी फाइल्स को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर किया और बाकी प्रोजेक्ट्स पर थोड़ा काम किया। फाइनेंस वाला प्रोजेक्ट आखिरी स्टेज पर था और वो अब सिक्योर था। उसने अपने दोनों मेजर्स के लिए थीसिस के ड्राफ्ट्स बनाए और सेव कर लिए। ग्रेजुएशन से पहले वो काउंसलर और टीचर्स से मिल लेगा, तब तक इस जगह से दूर ही रहना बेहतर होगा। उसे फील हो रहा था ये लोग अब अपने अंदर की नफरत को दबा नहीं पा रहे। कमरे का माहौल भारी और अजीब था। 3 लोगों से तो कोई खास बातचीत थी ही नहीं, और चौथा उससे ऐसे बच रहा था जैसे वो कोई बीमारी हो। क्या मुझे एक आंख खोलकर सोना पड़ेगा? उसने खुद से पूछा।
थोड़ा असहज महसूस करते हुए बॉबी ने वो कपड़े फोल्ड करने शुरू कर दिए जो उसे रखने थे, और जो डोनेट करने थे उन्हें। क्यों न उन पुराने कपड़ों को बचा लो, रेंट के लिए पैसे बच जाएंगे, वंशिका ने जोर से कहा। मेरे कामों से तुम्हें क्या मतलब? और ये अच्छी बात है कि तुम्हें पैसे बचाने की अक्ल है। उम्मीद है ये बातें तुम्हें अपने फ्यूचर में याद रहेंगी, बॉबी कुमार ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। सच कहें तो उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो अभी भी कमरे में है। तुम्हारी ज़बान अब भी उतनी ही तेज है बॉबी, रवि ने टिप्पणी की। ये तो स्मार्ट माइंड का रिजल्ट है, बॉबी ने हल्के अंदाज में कहा, लेकिन बात सीधी दिल पर लगी। रवि सिंह ने बात अच्छे से सुनी थी। सब जानते थे कि उसके ग्रेड्स सिर्फ एवरेज थे और वो अपने पिता के पैसे के सहारे ही ग्रेजुएशन तक पहुंचा है। इसलिए उसे बॉबी कुमार के काम की जरूरत थी ताकि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी दिखे। अगर वो प्रोजेक्ट सबमिट करता तो रिव्यू में ये लिखा जाता कि रवि ने मेहनत से इतना अच्छा काम किया ताकि वो वर्किंग वर्ल्ड में खुद को साबित कर सके। बॉबी इन बातों से अनजान था, और अगर उसने रवि की ऐसी किसी प्लानिंग को सुन भी लिया होता तो शायद सबसे पहले यही पूछता, इसकी सोच में इतना ओवर एक्टिंग क्यों है? जब लैपटॉप का डेटा ट्रांसफर हो गया, बॉबी ने हार्ड ड्राइव पैक की और बाकी चीजों की सफाई शुरू कर दी। कमरे का माहौल और ज्यादा अजीब और गुस्सा दिलाने वाला हो गया था। वो किसी भी ड्रामा के मूड में नहीं था। अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखे और बाकी का सामान सूटकेस में पैक कर लिया। वो डॉन से निकलने ही वाला था कि, ब्रदर बॉबी, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप थोड़ी देर के लिए यूज कर सकता हूँ? मेरा रिसर्च करते हुए क्रैश हो गया, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, रोहित कुमार ने माफी मांगती मुस्कान के साथ कहा। बॉबी कुमार ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, ऑफ कोर्स ब्रदर रोहित, मैं डोनेशन बिन और कार तक जा रहा हूँ, तुम यूज कर लो जब तक मैं व्यस्त हूँ। थैंक्स। बॉबी हॉलवे से बाहर निकल गया और रोहित कुमार ने लैपटॉप को डेस्क पर रखा और एक्सेस किया। उसे एक फोल्डर मिला, एक्स यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर। उसमें बॉबी के फाइनेंस, मीडिया स्टडीज और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स थे, साथ ही कई यूआरएल लिंक्स और फोटोज भी। उसने कंधे के पीछे देखा, रवि की चालाक मुस्कान दिखी। पहले मुझे भेजो, रोहित कुमार ने कहा। वंशिका ठाकुर धीरे से हंसी और रोहित के पास आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ, उसने कहा। रोहित ने गुस्से में दांत भींचे और अभिजीत सिंह के हाथ से पेनड्राइव छीन ली। जल्दी करो और दूसरी पेनड्राइव भी रेडी रखो, पहली निकालते ही दूसरी लगा देना, रवि सिंह ने सख्ती से कहा। जैसे ही रोहित ने लैपटॉप की ओर ध्यान दिया, अभिजीत सिंह ने अपना फोन उठाया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, जिसमें रोहित बॉबी का प्रोजेक्ट चुरा रहा था और उसमें वायरस डाल रहा था। फिर स्क्रीन ब्लैक हुई और उस पर लिखा आया, कोड एरर। रोहित ने दोनों पेनड्राइव्स रवि सिंह की ओर फेंकी। कुछ ही सेकंड बाद उसके फोन में बेल की आवाज आई। यू हैव रिसीव्ड 5 लाख रुपीज टू योर अकाउंट एंडिंग विद किस्सा स्माइली XXXXXXXXXX 590। उसने राहत की सांस ली और तुरंत SMS डिलीट कर दिया। उप्स, वंशिका की आवाज कमरे की खामोशी को चीरती हुई आई। सबका ध्यान जैसे ही गया, अभिजीत और रवि जोर से हंस पड़े। रोहित की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस सांप औरत ने उसकी ड्रिंक की बची हुई आखिरी बूंद। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे उसने कोई कमाल कर दिया हो। तुमने ये क्या कर दिया? रोहित चौंक गया। उन्हें पहले ही लैपटॉप को अंदर से डिसेबल कर दिया था, अब ये क्यों? उसे तो बाकियों से बेहतर पता था कि बॉबी ने कितनी मेहनत से वो सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा था। वायरस तो हट सकता था, लेकिन लिक्विड डैमेज के बाद अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो जल्दी से डैमेज कम करने के लिए दौड़ा, लेकिन जोश में उसने हालत और बिगाड़ दी। लैपटॉप प्लग इन था और जैसे ही उसने उसे झुकाया, ड्रिंक का कुछ हिस्सा पावर पोर्ट में चला गया। एक स्पार्क निकला, जिससे रोहित और बाकियों की हालत हिल गई। लैपटॉप जमीन पर गिरा और जोर की आवाज आई। पूरे कमरे में एक डेड साइलेंस फैल गया। है, अब तुम्हें वो बहाना देने की जरूरत नहीं रही। मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, वंशिका ने कहा और अपना बैग उठा लिया। रवि सिंह उठा और लैपटॉप को लात मारी। बहुत बढ़िया किया ब्रदर रोहित, तुम सच में दिल से काम करते हो। मैं पक्का तुम्हें हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई बड़ी पोजीशन दिलवाऊंगा। उसने रोहित के कंधे पर ताली मारी, पूरी तरह से मजाक उड़ाते हुए, और फिर वंशिका के साथ बाहर चला गया। अभिजीत भी अपनी टिपिकल चमचागिरी वाली हंसी के साथ उनके पीछे चला गया। रोहित समझ ही नहीं पाया कि क्या करे। न जाने कितनी देर वो उसी जगह जड़ बनकर खड़ा रहा। तभी किसी की गहरी और नफरत भरी आवाज सुनाई दी। लैपटॉप ऐसे यूज नहीं करते ब्रदर रोहित। वो फौरन मुड़ा। दरवाजे पर बॉबी खड़ा था, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। रोहित घबराकर पीछे हटा, लेकिन गलती कर बैठा। उसका पैर उस टूटे हुए लैपटॉप पर पड़ा। क्रैक टूटे हुए स्क्रीन की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। बॉबी हंसा, पर उस हंसी में कोई इमोशन नहीं था। वो फर्श पर पड़े उस बर्बाद लैपटॉप को देखता रहा और मन ही मन अपनी परसेप्शन को शुक्रिया कहा। कितनी नीचता पर गिर सकते हैं लोग। चैप्टर 8। भाई बॉबी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। रोहित कुमार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि सच में उसी ने लैपटॉप तोड़ा था।
तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कोई गुनहगार बोलता है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा भाई रोहित, बॉबी बोला, लेकिन उसके चेहरे से वो ठंडी मुस्कान गई ही नहीं। बॉबी कुमार के दिल में एक तेज गुस्सा उमड़ आया। ये गुस्सा पिछले बॉबी की आत्मा से आया था, जो अब एक मजबूत आत्मा में घुल चुकी थी। ये गुस्सा था रोहित की धोखेबाजी का। वो इस शहर में, इस स्कूल में उसका इकलौता दोस्त था। दोनों एक ही थर्ड टियर शहर से आए थे। रोहित कुमार ही वो दोस्त था जो हमेशा सपोर्ट करता था इस बड़े शहर में। ऐसे में ये धोखा कैसे बर्दाश्त करे। उसने अपने अच्छे भविष्य की पहली सीढ़ी तोड़ दी, बस कुछ बेवकूफों के लालच में आकर। उसने उन्हें चुना बॉबी की जगह। बॉबी को पूरा हक था गुस्सा होने का। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसका मन कर रहा था इस लड़के को एक घूंसा मारे, ताकि उसे भी ये धोखा कितना दर्द देता है महसूस हो। अब कमरे की हवा रोहित कुमार के लिए भारी लगने लगी। उसे लगने लगा जैसे दीवारें उस पर टूट रही हों। बॉबी कुमार जैसे जैसे पास आ रहा था, वो और घबरा रहा था। क्या ये चुप रहने वाला लड़का इतना खतरनाक हो सकता है? उसकी आंखों में तो बॉबी अब एक शिकारी जानवर की तरह लग रहा था, और रोहित के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो जानवर अब और पास आ रहा था। बॉबी क्या करने वाला है? ये सोचते हुए उसने देखा कि बॉबी ने हाथ उठाया। एक सांप की तरह उसकी मुट्ठी उसकी ओर आ रही थी। रोहित ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और खुद को बचाने के लिए हाथ ऊपर कर लिए। घूंसा खा लूंगा। बॉबी तो कमजोर है, उसने खुद को समझाया। वार्निंग, प्लीज रिटर्न टू द बेसिक ह्यूमन स्टेट। होस्ट, प्लीज रिट्रैक्ट एम्परर्स इंटिमिडेशन। प्लीज सेटल एम्परर्स रेज डॉट। बॉबी का घूंसा रोहित के हाथों से बस 1 मिलीमीटर दूर रुक गया, लेकिन उस पंच के साथ जो हवा का झटका आया, उससे रोहित जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या था? रोहित कुछ समझ नहीं पाया। चक चक चक, क्या बच्चे हैं ये? बॉबी ने धीरे से बड़बड़ाया। वो रोहित कुमार को कांपते हुए वहीं छोड़ गया और अपने बचे हुए सामान को समेटा। उसने रोहित को पूरी तरह अनदेखा किया और कमरे से बाहर निकल गया। उसी वक्त अभिजीत सिंह और रवि सिंह वापस आ रहे थे। उन्होंने बॉबी कुमार को देखा और उसके सामने से ऐसे निकले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जानबूझकर टकराए, लेकिन बॉबी ने बस सिर झुकाकर हल्की सी हंसी दी। उसका मन था कि इन दोनों की नाक तोड़ दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो ये सब अपनी ही सेफ्टी के लिए कर रहा था। जितना कुछ उसने अपनी पुरानी जिंदगियों से पाया था, वो सब अभी भी उसके शरीर में समाया हुआ था। सिस्टम की जिम्मेदारी थी कि उसके शरीर को इस स्टार के इंसानों जैसा बनाए रखे, लेकिन उसकी फितरत राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों ना हो। बस बच्चे हैं ये, उसने खुद से कहा और उन दोनों बेवकूफों को छोड़कर आगे बढ़ गया। क्या डरपोक है ये, खुद के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता। अब देखता हूँ कैसे डेडलाइन पूरी करता है, रवि ने हंसते हुए कहा। अभिजीत ने नाक सिकोड़ते हुए देखा, जैसे बॉबी से सख्त नफरत करता हो। वो उसे पहले दिन से पसंद नहीं करता था। सब कुछ उसके लिए परफेक्ट था, हर कोई उसे पसंद करता था, यहाँ तक कि फैकल्टी भी। उसकी पॉपुलैरिटी स्कूल में टॉप 10 में थी, और ये बात अभिजीत को बहुत चुभती थी। वो ही तो वजह था कि उसे कोई लड़की नहीं मिली। जो भी लड़की उससे मिलती, असल में बॉबी से मिलना चाहती थी। लेकिन बॉबी के पास था ही क्या? बस चेहरा, दिमाग और थोड़ी सी स्पोर्ट्स में कामयाबी। जब यूनिवर्सिटी से जाएगा तब ये सब किस काम आएगा? वो सोचने लगा। रवि सिंह का प्लान था बॉबी के लिए पहला बड़ा अड़चन। तूने कंपनी का नाम लिया ना? अभिजीत ने रवि से पूछा। हाँ, वंशिका ठाकुर ने बहुत पहले बता दिया था। उसने बॉबी की पूरी कहानी खोल दी थी, यहाँ तक कि उसकी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड का नाम भी। कितना पथेटिक। अभिजीत सिंह ने सिर हिलाया और अपने रूम की ओर बढ़ गया। उसे रवि सिंह को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हाँ, उससे कुछ फायदे जरूर मिल सकते थे। रवि पहले ही उसके फैमिली के बिजनेस में ड्राइवर की जॉब पा चुका था। वो एक ऑफिस वर्कर से ज्यादा कमाएगा, कल के बाद तो बॉबी से भी ज्यादा। रात के 10 बजने वाले थे और बॉबी के पास अपनी कार के अलावा आराम से झपकी लेने की एकमात्र सेफ जगह थी, लाइब्रेरी। इस समय लाइब्रेरी रात भर खुली रहती थी। वो किसी होटल में भी रुक सकता था, लेकिन अभी उसे स्कूल में कुछ जरूरी काम निपटाने थे। सिस्टम, तुम्हें तो पता है कि मैं बस उसे डराना चाहता था, सही कहा ना? बॉबी कुमार ने मन में कहा। यस होस्ट, द वार्निंग वॉज इशूड ड्यू टू द अदर पार्टीज मेंटल स्टेबिलिटी डॉट। ओह, मुझे अब तक इस स्टार के ह्यूमंस की ताकत का अंदाजा नहीं है। क्या एनालिसिस है तुम्हारा सिस्टम? यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम अर्थ स्टार 9501। 85% are comparable to Tier 1 Awakeners, while the remaining 15 are between basic Tier 2 and Tier 3 due to their military training and body modifications. System advice, proceed with caution within self-defense and intimidation. मुझे यकीन है कि यहाँ के ऑफिशियल्स कुछ कर रहे होंगे ताकत बढ़ाने के लिए। सही कहा ना सिस्टम? उसने बेफिक्री से पूछा। उसे कोई झगड़ा नहीं चाहिए था, लेकिन नॉलेज होना हमेशा फायदेमंद होता है। यू आर राइट डियर होस्ट।
Without the right materials, they are at a bottleneck. Calculations detect this will be their state for an unknown time dot. Thank you, system. तुम्हारी एडवाइस ध्यान में रखी जाएगी। वो इस स्टार पर रिटायरमेंट के लिए आया था और अब वो अपने तरीके से अपनी लक्सुरी लाइफ जिएगा। जितनी दौलत उसने अपनी पिछली जिंदगियों में कमाई थी, अब उसका मजा लेगा। अभी वो रिच किड बना रहेगा और जब सोसाइटी उसे ऑफिशियली अडल्ट मानेगी, तब एक वेल्थी रिक्लूज बन जाएगा। यही प्लान है। लेकिन उसे पता है कि रवि सिंह जैसे लोग या उससे भी बुरे जरूर सामने आएंगे। व्हाटएवर, उसने खुद से कहा और लाइब्रेरी में घुस गया। एक कोने में स्टडी क्यूबिकल ढूंढा और आराम से बैठ गया। देखते हैं मेरी छोटी सी गिफ्ट उन्हें कब मिलती है, उसने मुस्कुराकर सोचा। अगले दिन सूरज कुछ ज्यादा ही तेज चमक रहा था और ये ब्राइटनेस बहुत सारे लोगों के मूड को अच्छा बना रही थी। लाइब्रेरी में डे शिफ्ट लाइब्रेरियन स्टडी हॉल में घूम घूम कर उन स्टूडेंट्स को उठा रही थी जो रात भर पढ़ते हुए यहीं सो गए थे। स्टाफ के लिए ये आम बात थी। इन बच्चों की मदद के लिए बाहर निकलते वक्त उन्हें सिंपल ब्रेकफास्ट भी दिया जाता था, एक मीठी सैंडविच और एक टेक अवे कप में मिल्क टी या कॉफी। जब वो आखिरी लाइन की तरफ पहुंची, तो उसने देखा कि बॉबी कुमार अपने डेस्क पर सो रहा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता और हैरानी दोनों आ गई। पहली बार था जब उसने बॉबी को इतने सारे सामान के साथ लाइब्रेरी में देखा था। वो हमेशा सिर्फ लैपटॉप और एक नोटबुक के साथ आता था, सारा काम वही करता था। स्टूडेंट बॉबी, उठने का टाइम हो गया है, उसने प्यार से कहा। कुछ बार और आवाज लगाने पर बॉबी नींद से उठा। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चलो अब स्टूडेंट बॉबी, दिन शुरू हो गया है, वापस डॉर्म चले जाओ। वो अपनी हंसी को दबाते हुए बोली। वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। हाँ टीचर सू, उसने बुदबुदाते हुए कहा। डोर पर रखा ब्रेकफास्ट लेना मत भूलना। उसने सिर हिलाया और अपने सामान के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गया। कल रात बॉबी को अपनी एक कमजोरी का पता चला, ऑनलाइन शॉपिंग। शुरुआत कुछ सिंपल कपड़ों से हुई थी, लेकिन बात घड़ियों और ज्वेलरी तक पहुंच गई। उसने थोड़े बहुत स्ट्रीट वेयर और जरूरी चीजें भी ऑर्डर कर ली और फिर देश में मौजूद कुछ फेमस वॉच मेकर्स की बुटीक्स की लिस्ट भी बना ली। घड़ियां और ज्वेलरी खरीदने का ख्याल आते ही उसका मूड अच्छा हो गया। लाइब्रेरी अटेंडेंट से कॉफी का कप लेते हुए वह मुस्कुराया और अपनी कार की ओर चल पड़ा। होस्ट, वुड यू लाइक टू साइन इन? क्या मुझे हर दिन साइन इन करना पड़ेगा, सिस्टम? रिवॉर्ड्स फॉर एनी मिस्ड डे विल बी सेव्ड एंड एडेड टू द डे ऑन विच द होस्ट चूजेस टू साइन इन डॉट। इम्प्रेसिव, साइन इन करो। वह एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि उसे इस दुनिया में क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि सिस्टम उसे वैसी ही इनहेरिटेंसेस दे रहा था जैसी उसे अपने पास्ट लाइव्स में मिली थी। Congratulations on your signing. You have received 40% shares of RM Emperor Malls of Mumbai and 1 crore rupees. 1 करोड़ रुपए आपकी अकाउंट XXXXXXXXXXXX 651 में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। रुको, क्या ये वही मॉल है जिसके बारे में मैंने कल रात कमेंट किया था? उसने खुद से कहा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान गायब नहीं हुई। उसे मॉल एक्सप्लोर करने का बेसब्री से इंतजार था। वैसे भी कुछ चीजें उसे वहाँ से लेनी थी। जब वो उन वॉच मेकर्स की बुटीक्स देख रहा था जिन्हें वो पसंद करता है, तभी उसे RM एम्परर मॉल मिला था। ये मॉल एक हाई एंड शॉपिंग प्लाजा माना जाता है, जिसके 5 ब्रांचेज महाराष्ट्र में हैं। संयोग से एक ब्रांच मुंबई के पास ही है, जहां उसका नया घर है। सच में क्या गजब का कोइंसिडेंस है। शायद विला जाने से पहले थोड़ा शॉपिंग कर लूं, उसने खुद से कहा। बॉबी कुमार ने कैंपस छोड़ने से पहले कुछ जरूरी विजिट्स प्लान किए। सारा सामान कार में रखने और डॉर्म में जल्दी से नहाने के बाद वो ऑफिस भागता रहा, टीचर्स से मिला और अपने एडवाइजर के साथ डॉर्म की ऑफिशियल विदाई की। 2 घंटे बाद बॉबी ने XXXXXX यूनिवर्सिटी का कैंपस ऑफिशियली छोड़ दिया। रास्ते में फूड स्टॉल्स पर रुककर उसने एक बुजुर्ग जोड़े को कुछ फाइनेंशियल हेल्प दी ताकि वो लंबे समय तक उनका काम चला सकें। जैसे उम्मीद थी, उन्होंने पहले मना किया, लेकिन बॉबी के प्यार से समझाने के बाद वो मान गए। कैंपस से निकलते ही बॉबी के अंदर की एक्सप्लोरेशन की खुशी फिर से जाग गई। पहली और दूसरी डेस्टिनेशन प्लान करते हुए उसने अपनी फुली लोडेड जेटा को सुबह के ट्रैफिक में निकाल लिया था और उसके आसपास कई बिजनेसेस थे जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। जैसे ही वह उस इलाके में पहुंचा, हर तरफ हाई एंड स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स दिखे जो हर उम्र के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ अमीरी साफ नजर आ रही थी, हर कोना लक्जरी से भरा हुआ था। सिर्फ स्टोर्स ही नहीं, सुंदर ऑफिस बिल्डिंग्स, ट्रेडिशनल टी हाउसेस और हरे जैसे वो यहीं का है। ये सब उसके खून में था। अपनी कल्चर को समझना और सम्मान देना, यही असली जिंदगी है। ऐसी जगह पर रहना रिटायरमेंट के लिए परफेक्ट था। बॉबी कुमार ने एरिया का एक राउंड लिया और फिर सीधा RM एम्परर मॉल की ओर चला गया। उसे ये ढूंढना मुश्किल नहीं लगा। 6 मंजिल का ये कांच से बना आर्किटेक्चरल मास्टरपीस किसी भी एम्परर के महल में रखे क्रिस्टल वास जैसा लग रहा था। डिजाइन एकदम क्लियर था। पूरा मॉल प्रिस्टीन ग्लास से बना था और ऊपर की ओर आर्टिस्टिकली कर्व्ड था, जिससे एक ऑब्जर्वेटोरी जैसा स्ट्रक्चर बनता था जहां लोग शॉपिंग के दौरान आराम कर सकते थे।
जैसा उसने पढ़ा था, मॉल के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल गार्डन है जिसमें असली विस्टेरिया का पेड़ है। पूरा मॉल उस पेड़ के चारों ओर बना है और उसे बहुत ध्यान से नर्चर किया गया है। तस्वीरें तो सुंदर थीं, लेकिन बॉबी उसे खुद देखना चाहता था। सुबह का वक्त था, इसलिए पार्किंग आसानी से मिल गई। उसने एंट्रेंस के पास अपनी कार पार्क की और बाहर निकला। मॉल के जनरल मैनेजर ने उसे कॉल करके वेलकम किया था और मिलने की इच्छा जताई थी। बॉबी कुमार जानता था कि कंपनी के हायर अप्स किसी नए शेयर होल्डर को लेकर थोड़ा नर्वस होते हैं। आखिरकार उसके पास 40% शेयर्स थे, यानी डिसीजंस में उसकी बात मानी जाएगी। अगर उसके इरादे गलत होते तो इससे कंपनी की हार्मनी खराब हो जाती और हजारों एम्प्लॉयज की जिंदगी पर असर। वो ऐसा नहीं था। अपनी कमाई और कभी कभी कुछ बातें शेयर करना, सब कुछ उसके टाइम टेबल पर चलता था। फुटपाथ पर पहुंचते ही बॉबी कुमार रुक गया और सामने खड़ी उस भव्य इमारत को देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि इसका ग्लास वाटरफोर्ड क्रिस्टल्स की तरह डिजाइन किया गया है, अलाना पैटर्न में। हर फ्लोर पर चलते हुए लोगों की धुंधली परछाइयां शीशे से साफ दिख रही थीं। इसका मतलब तो ये है कि इस मॉल की दुकानों की पोजीशन बाकी मॉल से उल्टी है। कितना जबरदस्त आइडिया है। जनरल मैनेजर सिमरन खन्ना थैंकफुल थीं कि वो उस वक्त मुंबई में ही थीं जब उन्हें इस नए शेयर होल्डर की खबर मिली। ये सेल और परचेज पूरे कंपनी में जैसे बम की तरह फटी थी। 40% शेयर, ये तो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, और वो भी कम कहें तो। मॉल्स हर लिहाज से लग्जरी थे, चाहे एक्सपीरियंस हो, डिजाइन हो या सर्विस, जो हर ब्रांच की कमाई से मेल खाती थी। अब कोई नया आदमी आ रहा है, सबके मन में शक होना लाजमी था। चेयरमैन बेसब्री से सिमरन से उस मीटिंग की खबर का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें बॉबी कुमार से करनी थी। जब उन्होंने पहले उससे बात की थी तो उन्होंने उसकी उम्र और सोच को समझने की कोशिश की, लेकिन और उलझ गईं। उसकी आवाज में एक यंग लड़के की झलक थी, लेकिन बात करने का तरीका बेहद मैच्योर और साफ साफ था। हर शब्द में एक आत्मविश्वास और रौब था। सिमरन ने उसका सुझाव मानते हुए मॉल के एंट्रेंस पर उसका इंतजार किया। इंतजार करते हुए उन्होंने मॉल में उस वक्त के पैसेंजर फ्लो और कस्टमर्स की रिएक्शंस पर ध्यान दिया। साफ सुथरा माहौल सबको पसंद आ रहा था। तभी 4 लड़कियों का एक ग्रुप सेल्फी लेते हुए उनके सामने आ गया, जिससे पार्किंग एरिया का व्यू ब्लॉक हो गया। बॉबी पहले ही उन्हें अपने कपड़ों के बारे में हिंट दे चुका था ताकि पहचान में आसानी हो। जैसे ही वो लड़कियां आगे बढ़ी, सिमरन को साफ दिखा वो आ गया था। जनरल मैनेजर एक पल के लिए हैरान रह गईं, फिर उनके दिमाग में जैसे कुछ जम गया हो। ये तो बहुत यंग है, उन्होंने मन ही मन चौंकते हुए सोचा। उन्हें याद आया कि वो खुद अपनी अर्ली 20s में क्या कर रही थीं, और खुद को एक इमेजिनरी थप्पड़ मारने का मन हुआ। फिर से फोकस करते हुए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और पेशेंस से उसका इंतजार किया। बॉबी के चेहरे की ब्राइट स्माइल और उसकी जिज्ञासु आंखों से साफ था कि वो मॉल की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर रहा है। सिमरन के अंदर गर्व की एक लहर दौड़ गई। बॉबी ने सिर थोड़ा झुकाया और उसकी तरफ चल पड़ा। उसका चलना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, न कोई आलस, न ही किसी स्टेप में बेफिजूल हरकत। सिमरन ने ध्यान दिया कि वो कितनी सावधानी से चल रहा था। नजरें सामने, हाथ बिना जरूरत के नहीं हिल रहे थे। उसे देखकर उन्हें अपने बचपन का एटिकेट ट्रेनिंग याद आ गया जो उनके पेरेंट्स ने करवाया था। कितनी सख्त ट्रेनिंग ली होगी इसने। ये तो किसी नोबल की तरह चल रहा है। जब वो पास पहुंचा तो सिमरन ने उसके लंबे फिट शरीर को देखा। नीली लिनन शर्ट में उसके चौड़े कंधे और काले जीन्स में उसके लंबे पैर बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। कोयले जैसे काले बाल एकदम सलीके से सेट थे, एक भी बाल इधर उधर नहीं। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था और उसकी गहरी आंखों में जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उसने एक प्यारी सी स्माइल दी और हाथ आगे बढ़ाया जब वो 5 कदम दूर था। देश में हैंडसम लड़कों की कमी नहीं थी, लेकिन बॉबी कुमार उसकी सिंपल ड्रेसिंग भी किसी रॉयल सिल्क जैसी लग रही थी। उसे किसी ब्रांड की जरूरत नहीं थी अटेंशन पाने के लिए, वो खुद में ही इनफ था। सिमरन ने मन ही मन एक और पॉजिटिव पॉइंट उसकी फाइल में जोड़ दिया। कितना शांत और कंपोस्ट लड़का है। जनरल मैनेजर सिमरन, मुझे वेलकम करने के लिए शुक्रिया। सॉरी, मैंने आपके पहले वाले प्लान कैंसिल कर दिए। स्वागत करना चाहिए, नॉट जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बल्कि एक तरह के सम्मान की भावना से। पर क्यों? उन्होंने उसका हाथ थामा और हल्का झुकते हुए कहा, वेलकम मिस्टर बॉबी। कोई बात नहीं। फिर से सीधा खड़े होते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी एम्परर से बात कर रही हैं, न कि एक बिजनेसमैन से। उनके बोलने के अंदाज तक में बदलाव आ गया था। बॉबी ने इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो इन जेस्चर्स का आदी था। उसने सिर हिलाकर एक शार्प नोट दिया और सिमरन प्रोफेशनलिज्म में लौट आई। सिमरन ने एक लंबी सांस ली और बॉबी को मॉल के अंदर ले गई। ये लड़का कुछ अलग ही लेवल का था। उन्होंने उसे कंपनी का छोटा सा इतिहास बताया और सिक्योरिटी व फैसिलिटीज की ओर उसका ध्यान खींचा। बाहर से देखने वालों को ये जोड़ी ऐसे लगी जैसे कोई मिनिस्टर अपने राजा को रिपोर्ट कर रही हो। वो कोई अमीर खानदान का लड़का है क्या? शायद कोई लोकी टाइकून। उसके कपड़े देखो। हट, तुम्हें क्या पता लोकी टाइकून्स के बारे में? वो तो हीरे जवाहरात में लिपटे रहते हैं। पर वो सही कह रहा है।
कुछ टाइकून ऐसे भी होते हैं जो सिंपल रहते हैं। इन कमेंट्स से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, खासकर सिमरन को, क्योंकि वही बात उनके मन में भी चल रही थी। ग्राउंड फ्लोर में पहुंचते ही बॉबी कुमार रुक गया और सामने लगे पर्पल विस्टेरिया ट्री को देखकर ठहर गया। उसने आगे बढ़कर उस पेड़ की ऊंचाई और सुंदरता को निहारा। सुबह की धूप सीधे उस पर पड़ रही थी। बिल्डिंग का डिजाइन ही ऐसा था। उसकी शाखाएं फैली हुई थीं, लेकिन इस तरह काटी गई थीं कि दुकानें और कस्टमर्स का रास्ता क्लियर रहे। उसके नीचे की घास असली थी, लेकिन जो छोटी सी ब्रुक बह रही थी वो नकली थी। फिर भी उस जगह की ताजगी और नेचुरल खुशबू कमाल की थी। बॉबी ने एक बड़ी सी स्माइल दी। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद आएगा। चैप्टर 9। बॉबी कुमार को नहीं पता था, लेकिन सिमरन खन्ना को सब पता था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके एक्शंस कितने प्यारे लग रहे थे। एक जवान हैंडसम आदमी सीधे और शाही अंदाज में खड़ा, अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर सामने लगे पेड़ की खूबसूरती को एडमायर कर रहा था। कुछ यंग लड़कियों ने चुपचाप उसकी फोटो खींची और तुरंत अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दी। कुछ बड़े उम्र के लोग मुस्कुरा रहे थे बॉबी के पेड़ की तरफ ध्यान देखकर, और सिमरन खन्ना के लिए वो प्राउड फील कर रही थी कि उनका मॉल इस नए शेयर होल्डर को इतना इम्प्रेस कर पाया। लेट्स प्रोसीड। मेरी एक अपॉइंटमेंट है और मैं इस स्टोर के दौरान कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? बॉबी ने हल्का सा मुड़ते हुए कहा और सिमरन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है मिस्टर बॉबी। आगे बढ़ने से पहले हम ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। सेकंड फ्लोर पर आरएम का एक एक्सक्लूसिव कैफे है। बॉबी ने हामी भरी और वो दोनों सबसे नजदीकी एलिवेटर की तरफ बढ़ गए। सिस्टम ने सडन अपीयरेंस वाला ट्रिक हटा दिया था और अब उसने ह्यूमन कांटेक्ट के जरिए लोगों से मिलने का तरीका चुना था। बॉबी को भी यही तरीका पसंद आया, कम सवाल कम कंफ्यूजन। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हुए बॉबी ने पहली बार देखा रिवर्स स्टोर पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट। सारे स्टोर्स की एंट्रेंस वॉकवे की तरफ थी और पीछे की साइड को विंडो डिस्प्ले और साइन बोर्ड में बदला गया था। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर देखने पर हर स्टोर दिखता था और उनके डिस्प्ले किए गए प्रोडक्ट्स भी। मॉल एक्सक्लूसिव कैफे का डिजाइन ओपन एयर बालकनी जैसा था। कस्टमर्स नीचे और ऊपर दोनों डायरेक्शंस में देख सकते थे बिना किसी रुकावट के। जब वो लोग कैफे की तरफ जा रहे थे, सिमरन खन्ना अपना गाइड वाला रोल निभाती रही और रास्ते में लोकल स्टोर्स का इंट्रोडक्शन देती गई। बॉबी एक्सप्लोरेशन मोड में था। जो भी चीज उसे पसंद आई वो खरीद ली। उसकी आंख थोड़ी फड़क गई जब उसने लुइस मोराइस का ऑनिक्स बीडेड ब्रेसलेट 60,000 रुपए में खरीदा। कैफे पहुंचकर सिमरन ने उनके लिए एक लेट ब्रेकफास्ट मंगवाया और फिर शेयर ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू की। मैं इंटरनली कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। एक शेयर होल्डर होने के नाते मैं बस कुछ सजेशंस दूंगा, चाहे वो कोई प्रमोशनल आइडिया हो या कोई स्ट्रक्चर ऐड करने की बात। मैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में हाथ नहीं डालूंगा। अब तक जो देखा है उससे तो लगता है आपकी बैकएंड टीम अच्छा काम कर रही है। मैं पहले ही इम्प्रेस हो चुका हूँ। थैंक यू मिस्टर बॉबी। आपकी बातों और तारीफ से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जब हमारी टीम ये सुनेगी तो वो अपनी मेहनत और बढ़ा देगी इस इंप्रेशन को बनाए रखने के लिए, जनरल मैनेजर सिमरन ने पूरे दिल से कहा। बॉबी ने मुस्कुराते हुए डॉक्यूमेंट्स साइन किए और अपनी कॉपीज संभाल कर रख ली। हम आपको आरएम का स्पेशल वीआईपी कार्ड देना चाहते हैं। इससे आप हमारे कैफे में फ्री मील्स का फायदा ले सकते हैं। सभी स्टोर्स पर डिस्काउंट मिलेगा और किसी भी ब्रांच में प्राइवेट पार्किंग भी मिलेगी। उसने एक गोल्ड कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया जिस पर सफेद बोल्ड फॉन्ट में नंबर 4 लिखा था। कार्ड की प्रेस्टीज कम नहीं हुई थी। बॉबी ने अप्रूवल में सिर हिलाया और कार्ड को रख लिया। अब मैं चलता हूँ। जनरल मैनेजर सिमरन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बॉबी कुमार उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला। सिमरन खन्ना जल्दी से उठीं और एक रिस्पेक्टफुल बो देकर उन्हें विदा किया। जब वो पूरी तरह से चले गए तो सिमरन फिर से नॉर्मल मूड में लौट आई और हल्का कांप गई। किसी इंसान की प्रेजेंस कैसे पूरे माहौल को बदल सकती है, ये सोचकर वो थोड़ी डर गई। कैफे की वाइब फिर से रिलैक्स्ड हो गई थी, जबकि बॉबी के होने पर सब कुछ एकदम पॉलिश्ड और परफेक्ट था। क्या खतरनाक इंसान है ये बॉबी कुमार। थोड़ी शॉपिंग फिर घर। बॉबी कुमार 5वीं मंजिल की तरफ बढ़े। इस मंजिल पर कोई लोकल ब्रांड नहीं था। यहाँ वही नाम थे जिन्हें उन्होंने ऑनलाइन देखा था, या तो उनके फ्लैगशिप स्टोर्स या फिर उनकी कई ब्रांचेस में से एक। वर्सेस, कार्टियर, शनेल, लुइस व्यूइटन, हम्स, रोलेक्स, ये थे सबसे आम लक्सुरी ब्रांड्स। लेकिन जिन बुटीक्स को लेकर वो एक्साइटेड थे वो थे पटेक फिलिप, गिरार्ड पेरेगोक्स और मियान साई। बॉबी अंदर से मुस्कुरा रहे थे पर बाहर से पूरी तरह काम थे। उनकी पहली स्टॉप थी पटेक फिलिप। उन्हें चाहिए था एक ऐसा वॉच जो सालों तक उनका साथ निभाए, द परफेक्ट वॉच। बॉबी कुमार को स्मार्ट वॉचेस से ज्यादा मैकेनिकल वॉचेस पसंद थे। हर एक डिजाइन बड़े ध्यान से बनाया गया था और बारीकी से असेंबल किया गया था। हीरे और दूसरे कीमती पत्थरों की वजह से इन घड़ियों की क्राफ्ट्समैनशिप और भी ज्यादा निखरती थी। अभी हाल ही में कंपनी ने कुछ नए मॉडल्स लॉन्च किए थे और उनमें से एक से वो इंस्टेंटली प्यार कर बैठे थे। वो लकी थे कि इस बुटीक के फ्लैगशिप स्टोर में उन्हें वही वॉच मिल गई।
उन्होंने फोन पर टाइम देखा, जल्दी से बाकी स्टॉप्स कैलकुलेट किए और स्टोर में दाखिल हुए। उन्हें उम्मीद थी कि कोई सेल्स पर्सन उन्हें ग्रीट करेगा, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और सीधे स्टोर के सेंटर में रखे डिस्प्ले केस की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल गई। इस घड़ी ने सच में ऐसी प्रेजेंटेशन डिजर्व की थी। एक रेड वेलवेट बॉक्स पर रखे क्रिस्टल स्टैंड पर थी पटेक फिलाइप ग्रैंड कॉम्प्लिकेशंस 6300 GR। एक डबल फेस्ड रिवर्सिबल रिस्ट वॉच, मैनुअल वाइंडिंग, परपेचुअल कैलेंडर, मिनट रिपीटर विद क्लासिक गॉन्ग्स। स्ट्रैप था हैंड स्टिच्ड एलिगेटर लेदर का और क्लास्प था व्हाइट रोज गोल्ड का। ये एक आर्ट पीस था। उसका पैटिनेटेड डार्क चेस्टनट रंग उन्हें भा गया। यही क्लासिक चीज थी जिसने उनके मन में बाकी के डाउट्स खत्म कर दिए। हाँ, ये घड़ी वाटरप्रूफ नहीं थी, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। वो ग्रैंड कॉम्प्लिकेशंस कलेक्शन से एक और एवरीडे यूज वाली वॉच ले सकते थे। स्टैंड इन के लिए भी काफी इम्प्रेसिव है, उन्होंने सॉफ्टली कहा। वो अपनी एडमिरेशन से बाहर निकले और स्टोर में नजर दौड़ाई। फिर भी कोई क्लर्क उनके पास नहीं आया। 5 कर्मचारी दूसरे कस्टमर्स की मदद कर रहे थे और बाकी इधर उधर एमलेसली घूम रहे थे। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वो सबसे पास वाले क्लर्क की तरफ बढ़े, लेकिन वो लड़की उन्हें देखते ही ऐसे एक्ट करने लगी जैसे बहुत बिजी हो और वहाँ से हट गई। बॉबी ने हल्की सी जबरदस्ती की मुस्कान दी और बाकी कस्टमर्स को देखा। जैसा कि उन्होंने सोचा था, हर कोई लक्जरी कपड़ों और ब्रांडेड बैग्स में लिपटा हुआ था और वो खुद सिंपल कपड़ों में। हर बार यही तमाशा करना जरूरी है क्या, उन्होंने बड़बड़ाया। अब की बार वो एक और क्लर्क की तरफ बढ़े और उससे पहले कि वो टल जाए, उन्होंने सीधा बोल दिया, न आप बिजी हैं, नहीं बुलाएं। मैनेजर को बुलाइए अभी। उन्होंने वीआईपी कार्ड काउंटर पर रखा और ठंडी नजरों से उसे देखा। वो लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि उनकी टोन सुनकर चिढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर पड़ी, उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। सर्टनली सर, वो चहकते हुए बोली। अरे वाह, अब तो मेरी एग्जिस्टेंस भी नजर आने लगी, बॉबी ने ताना मारा। वो ऐसा स्नैपी नहीं होना चाहते थे, लेकिन इन लोगों का एटीट्यूड वाकई बहुत ही घटिया था। हर कोई शो ऑफ करना पसंद नहीं करता। मैं क्यों अपनी दौलत सबके मुंह पर मारूं, उन्होंने मन ही मन सोचा। लड़की को बॉबी का कमेंट सुनाई दिया और वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वो वीआईपी थे। अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो नौकरी भी जा सकती थी। उसे समझ आ गया कि वो गलती कर चुकी है। सबने बॉबी को नजरअंदाज किया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो कोई गरीब है जो बस घड़ियां देखने आया है, खरीदने नहीं। वो शर्मिंदा सी सिर झुकाकर मैनेजर को बुलाने दौड़ी। बाकी क्लर्क्स भी तुरंत स्ट्रेट खड़े हो गए और शोकेस के पास प्रोफेशनल अंदाज में रेडी हो गए, जैसे कि वीआईपी कस्टमर की सेवा का मौका मिल गया हो। बॉबी ने सबको इग्नोर किया और वापस मेन डिस्प्ले की ओर लौट गए। बाकी कस्टमर्स ने क्लर्क्स का सडन चेंज नोटिस किया और इधर उधर देखने लगे कि कोई सेलिब्रिटी या बड़ा सीईओ तो स्टोर में नहीं आया, लेकिन वहाँ था सिर्फ बॉबी कुमार। एक आदमी जो एकदम वेल प्रेस्ड सूट में था और उसकी आर्म में एक यंग लड़की झूल रही थी, बॉबी को देखकर चिढ़ गया। उसने बॉबी की सिंपल शर्ट और प्लेन शूज देखे और तिरस्कार से बोला, ए सुन, केस के पास ज्यादा मत जा, गंदा हो जाएगा। उसने स्टोर के एक कोने से चिल्लाया। बॉबी मुस्कुराए और बस सिर हिलाया, लेकिन अपनी जगह से हिले नहीं। इससे वो आदमी और भी शर्मिंदा हो गया। ये गंवार मेरी बात को इग्नोर कर रहा है। कौन नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वो बिजनेसमैन था जो सालाना 30 करोड़ रुपए कमाता था। भाई, जितना हो सके उतना हम्बल रहना चाहिए। इंसान को अपनी औकात पहचाननी चाहिए, एक बुजुर्ग सज्जन ने ताना मारते हुए कहा और बॉबी को ऊपर से नीचे तक नापा। आपसे पूरी तरह सहमत हूँ अंकल, बॉबी कुमार ने पलटकर जवाब दिया और उन दोनों की तरफ पीठ कर ली। बदतमीज लड़का, बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहना शुरू ही किया था कि तभी एक आवाज ने उसे रोक दिया। डियर कस्टमर्स, कृपया अपनी शॉपिंग एक्सपीरियंस जारी रखें। इस जेंटलमैन ने मुझे बुलाया था। महिला को थोड़ा भारी शरीर वाली माना जाता था। उसके काले बालों में कुछ ग्रे स्ट्रिक्स थे और उसकी सुंदरता में एक परिपक्वता थी। दूर से ही बॉबी कुमार ने देख लिया कि जब उस महिला ने उन्हें देखा तो उसकी मुस्कान कितनी जबरदस्ती की थी। उसने बॉबी को एक परेशानी की तरह देखा। बॉबी ने भी उसे किसी खास नजर से नहीं देखा और वो यह बात समझ गई। उसकी गहरी आंखों में कोई भावना नहीं थी और चेहरा पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था। लेकिन जब उसने अपनी पोस्चर ठीक की तो उसका लापरवाह एटीट्यूड एकदम बदल गया। मैनेजर रेखा ने ये बदला हुआ अंदाज देखा और थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन वो फीलिंग ज्यादा देर नहीं रही। उसने अपने कंधे सीधे किए और बॉबी से कुछ दूरी पर रुककर बोली, मे आई सी योर कार्ड। न कोई ग्रीटिंग, न कोई फॉर्मेलिटीज, न कोई रिस्पेक्ट। वो थी मैनेजर रेखा, पटेक फिलाइप के फ्लैगशिप स्टोर की मैनेजर। इस पोजीशन पर वही आता है जो स्टाफ में सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड हो। तो फिर उसे किसी अजनबी से इतना विनम्र होने की क्या जरूरत। पर यही अजनबी उसे एक सिंपल सेल्स क्लर्क की तरह देख रहा था, किसी बड़ी मैनेजर की तरह नहीं। बॉबी ने कार्ड दिखाने की कोई जल्दी नहीं की। वो कोई कमजोर इंसान नहीं था कि वैलिडेशन के लिए दौड़ पड़े। उसे पता था कि कार्ड देखते ही वो शक करने लगेगी, उसे फेक मानेगी
लेकिन बॉबी को कार्ड के नंबर से पता था ये कंपनी का एक रेयर वीआईपी कार्ड था। बॉबी ने अपनी नजर उस पर टिका रखी। मैनेजर रेखा ने इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस लड़के के पास खड़े होते ही उसके कंधे भारी हो गए हों। आई एम मैनेजर रेखा, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? बॉबी ने एनर्जी वेस्ट नहीं की जैसे उसने सैमसंग स्टोर के मैनेजर पर की थी। मुझे ग्रैंड कॉम्प्लिकेशंस कलेक्शन से 2 मॉडल्स चाहिए, ये 6300GR और 15520P अगर आपके पास हो। मैनेजर रेखा ने बॉबी की तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखा, फिर स्टिफ तरीके से बगल के डिस्प्ले केस की ओर गर्दन घुमाई। इस वॉच का एक सीरीज डिजाइन था 4 अलग अलग मॉडल्स में। 6300GR बाकी की तरह फ्लैशी नहीं थी, बाकी में डायमंड्स और एमरल्ड्स लगे थे, लेकिन ये वाला मॉडल एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन की मिसाल था। बिना किसी एक्स्ट्रा चमक के भी ये खुद ब खुद अमीरी की पहचान था। आपको ये दोनों चाहिए? उसने हतलाकर कहा। सर, इन दोनों की कीमत मजाक नहीं है, उसने हिचकिचाती मुस्कान के साथ कहा। 6300GR की कीमत करीब 24 करोड़ रुपए होगी और 5520P की लगभग 4.7 करोड़। मुझे पता है, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि आपके पास पहली वाली है, बॉबी ने कामली कहा और अपना बैंक कार्ड निकाला। इस बार उसने ब्लैक कार्ड दिया ताकि परचेस जल्दी हो सके। महिला की आंखें कांप गईं। ब्लैक कार्ड? भला वो इस कार्ड को नहीं पहचानती? कुछ ही कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ये कार्ड लेकर आते हैं और फिर भी डिस्काउंट मांगते हैं, पर ये लड़का तो ऐसे कैजुअली प्राइस बोल रहा है जैसे एवरीडे बात हो। तभी एक हल्की सी गोल्डन चमक उसकी आंखों में चुभी। उसने नजरें घुमाई और तुरंत देखा कि वो बीडेड ब्रेसलेट से आ रही थी। मैनेजर रेखा ने गला साफ किया और बॉबी को धन्यवाद कहा। वो तुरंत काउंटर के पीछे गई और दूसरा वाला वॉच निकालने लगी। साथ ही उसने 2 स्टाफ मेंबर्स को बुला लिया। उसके मन में खुद पर गुस्सा था, ऐसा कस्टमर वो खो ही देती। और ऊपर से उसे लड़का भी बोल दिया। क्या कोई सिंपल लड़का 60,000 रुपए की ब्रेसलेट यूं कैजुअली पहनता है? उसका अपना बेटा उससे ये ब्रेसलेट मांग चुका था, पर उसने मना कर दिया था। उसे वेस्ट ऑफ मनी लगा। जब उसने प्रॉपर्ली देखा तो वो प्योर ऑनिक्स ब्रेसलेट था, एक ब्रांडेड गोल्ड मेडालियन के साथ। अब रेखा का एक्सप्रेशन हर सेकंड के साथ और भी सीरियस हो गया। उसके स्टाफ को उसकी अर्जेंसी समझ नहीं आ रही थी और आसपास के कस्टमर्स भी अब इस हलचल की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तभी बॉबी कुमार उसके पास आया। रेखा ने अब हेजिटेशन छोड़ दी और प्लैटिनम वॉच उसे दिखाया। बॉबी ने सिर हिलाकर मंजूरी दी, जिसने उसे राहत दी। ये वॉच पिछले जनवरी में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसकी स्लीक डिजाइन की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी अब भी कायम थी। मैनेजर रेखा ने एक लड़की को वॉच पैक करने के लिए छोड़ दिया और दूसरी को लेकर स्टोर के वॉल्ट की तरफ बढ़ी। मैनेजर, आप ठीक हैं? हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? और आप उस लड़के से इतनी पोलाइटली क्यों बात कर रही हैं? उसे भगा देना चाहिए था, इस तरह के लोग हमारी दुकान की इज्जत गिरा देते हैं, लड़की ने आईने में खुद को निहारते हुए कहा। चुप रहो, अगर मैं तुम्हारे बुलाने पर बाहर नहीं आती तो ये सेल हाथ से निकल जाती। लड़की हैरान रह गई। मैनेजर रेखा कभी इस तरह नहीं बोलती थी और न ही उन्हें परवाह होती थी कि लड़कियां किसे नीचा दिखा रही हैं। आज क्या हो गया है? लड़की ने देखा कि मैनेजर रेखा ने वॉल्ट के दरवाजे के पास लॉग बुक में साइन किया, फिर कीपैड पर अपना कोड डाला और एम्प्लॉय कार्ड स्कैन किया। जल्दी करो। लड़की ने भी वही एक्शंस दोहराए और वॉल्ट के अंदर चली गई। मैनेजर रेखा एक लाइटेड शेल्फ के पास पहुंची। दोनों ने एक एक वेलवेट लाइन्ड ट्रे उठाई और सफेद कॉटन ग्लव्स पहन लिए। रेखा जी ने पहले उसे इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर खुद अपना काम शुरू किया। एक लॉक्ड ग्लास केस में 2 व्हाइट और रोज गोल्ड पैटर्न में एक खास केस रखा था। उसके अंदर वही वॉच थी जो बॉबी कुमार ने मांगी थी। उन्होंने बहुत केयरफुली उसे ट्रे पर रखा। लड़की भी 2 सिमिलर केसेस लेकर उनके पास आई, जिनका डिजाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड था। चलो, रेखा जी ने कहा। लड़की अब चुप थी और अपने बॉस के पीछे पीछे चल दी। जब उसने बाकी आइटम्स कलेक्ट किए तो उसने वॉच और बाकी चीजों के इंट्रिकेट डिटेल्स को ध्यान से पढ़ा। ये सब मिलाकर वाकई में 24 करोड़ रुपए की कीमत के थे, उनके स्टोर का सबसे महंगा प्रोडक्ट। वो लड़का जो इतना सिंपल लग रहा था, वो ये वॉच खरीद रहा है? इम्पॉसिबल। उसे तो अब ये अपनी आंखों से देखना था। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से स्टोर फ्रंट तक पहुंचने में 8 मिनट से भी कम लगे। मैनेजर रेखा बॉबी कुमार के पास पहुंची और बड़े स्टाइल में वॉच डिस्प्ले की। लड़की चुपचाप देखती रही जब उसके ठंडे और अच्छे खासे फीचर्स एक प्यारी सी स्माइल के साथ चमक उठे। आप सेटिस्फाइड हैं, सर? रेखा जी ने पूछा। अपने कस्टमर को इतना खुश देखकर उन्हें एक अचीवमेंट जैसा महसूस हुआ। डेफिनेटली उसने उसे छुआ तक नहीं। ये स्पेशल ओकेशन पर पहनी जाएगी। इस पूरे सीन ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लिया। जब उन्होंने वॉच देखी तो चारों तरफ से हैरानी और डिसबिलीफ की आवाजें आने लगी। और जब उसके लिए ओपलाइन कफलिंग्स और रोज गोल्ड कैलेट्रावा क्रॉस निकाले गए तो जिन लोगों ने उसे नीचा समझा था उनकी बातें और तेज हो गईं। ये लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है।
यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग इतनी नाइव हैं, पहले वाला आदमी बोला। बॉबी के पीछे से हंसी की आवाजें आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी वाली पहनकर मैं बाहर जाऊंगा, उसने मैनेजर से कहा। सर्टनली सर। छोटी दिशा, प्लीज मिस्टर बॉबी की हेल्प करो जब तक मैं परचेस प्रोसेस कंप्लीट करती हूँ, मैनेजर रेखा ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा। रेखा जी ने सारी आइटम्स को सेफ जगह पर रखा और सेल्स क्यूबिकल से ब्लैक कार्ड निकाल कर लाई। इतनी बड़ी सेल का प्रोसेस करीब 10 मिनट चला। कोई ऐसे ही स्वाइप करके चला नहीं जाता। इतना बड़ा कस्टमर कंपनी की डाटाबेस में प्रॉपर्ली रजिस्टर किया जाता है फ्यूचर सर्विसेज के लिए। साथ ही एक वीआईपी कार्ड भी दिया जाता है। टोटल बिल था 28.7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ऐसे कस्टमर को वीआईपी न बनाए तो क्या करें। जब वह वापस आई और मिस्टर बॉबी को उनका ब्लैक कार्ड लौटाया तो जो लोग अब तक बातें कर रहे थे सब एकदम चुप हो गए। वो सब उस लड़के को देख रहे थे जो बड़ी शांति से अपनी नई वॉच को निहार रहा था और इंतजार कर रहा था। उसके सारे पैकेजेस उसे सौंप दिए गए और मैनेजर रेखा खुद उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। मेरी तरफ से दिल से माफी चाहती हूँ मिस्टर बॉबी, उन्होंने झुकते हुए ईमानदारी से कहा। बॉबी ने हल्की सी सांस ली और मुस्कुरा दिया। जो गाड़ी आगे पलटती है वो पीछे आने वालों को चेतावनी देती है। मैनेजर रेखा ने सहमति में सिर हिलाया और उसे जाते हुए चुपचाप देखती रही। कौन सोच सकता था कि उसे उसके बेटे की उम्र के लड़के से ऐसा सीखने को मिलेगा। बॉबी कुमार ने बहुत ही सटल तरीके से उसे समझा दिया कि अपने स्टाफ को टाइम रहते समझा दो, नहीं तो किसी दिन वो किसी और बड़े आदमी को नाराज कर देंगे और तब बात संभालना मुश्किल हो सकता है। चैप्टर 10। बॉबी कुमार को गिराड पैरागॉक्स बुटीक तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतने ही टाइम में वहां की जनरल मैनेजर को उसकी खरीदारी की खबर मिल गई। किसी भी स्टोर में अगर कोई बड़ी सेल होती है तो ऊपर तक नोटिफिकेशन चली जाती है। जनरल मैनेजर ने फौरन कॉल करके कंफर्म किया कि बॉबी कुमार आए थे और अब वो कहाँ जा रहे हैं। सिमरन खन्ना को हल्का सा सिरदर्द महसूस होने लगा। उसने तुरंत 4 भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा ताकि बॉबी कुमार की शॉपिंग के दौरान उनकी प्रोटेक्शन हो सके और उनके महंगे सामान की भी सुरक्षा हो। 28.7 करोड़ रुपए की शॉपिंग के साथ ऐसे कैजुअली घूमना बहुत ही अनयूजुअल बात है। बैग्स कहीं भूल सकते हैं या खो सकते हैं। सिमरन को अपनी सिक्योरिटी टीम पर भरोसा था, लेकिन इंसानी दिल पर नहीं किया जा सकता। बॉबी की डिटेल्स और कंपनी में उनका पोजीशन भेजने के बाद सिमरन ने चैन की सांस ली और खुद की तारीफ की कि उसने सही टाइम पर सही कदम उठाया। उसकी ये छोटी सी कोशिश भी उसके इवैल्यूएशन रिपोर्ट में जोड़ दी गई थी जो उसके बॉसेस के लिए जाती है। ऊपरी अधिकारियों के हड़कंप की असली वजह थी एक लड़के को 3 सेल्स क्लर्क्स ने एक साथ सर्व करना शुरू कर दिया और मैनेजर खुद उनकी सर्विस सुपरवाइज कर रहा था। उसकी एंट्री बहुत ही शानदार थी, कॉन्फिडेंट चाल, हाथ में पटेक फिलाइट के बैग्स और कलाई पर नया वॉच। 3 क्लर्क्स तुरंत उसके पास पहुंचे। सबको उम्मीद थी कि वो उन्हें चुनेगा और अच्छी कमीशन मिल जाएगी, लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसने बिना देखे ही स्टोर की कलेक्शन में से 4 वॉच मॉडल्स के नाम ले लिए। जब उसने बोलना शुरू किया तो क्लर्क्स के चेहरे पर चमक आ गई। वो बड़ा स्पेंडर लग रहा था। जो कस्टमर्स बस यूं ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे वो भी रुककर उसे देखने लगे, जैसे बॉबी कुमार अनजाने में सबके सामने परफेक्ट वॉच चुनने का शो कर रहा हो। उसके शॉपिंग बैग्स मैनेजर खुद पकड़े हुए थे। ये सीन सबके लिए नया था। एक फॉरेन ब्रांड का मैनेजर एक यंग लड़के का कैडबी बना हुआ था। लोग डिसबिलीफ में सिर हिला रहे थे और फिर से उस लड़के की तरफ देखने लगे जिसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। आप क्राफ्ट्समैनशिप से खुश लग रहे हैं मिस्टर बॉबी, मैनेजर ने कहा। हाँ, मुझे मैकेनिकल वॉचेस ज्यादा पसंद हैं आजकल के स्मार्ट वॉचेस से। घड़ी के अंदर की टिक टिक सुनना और गेयर्स को आपस में चलते देखना बहुत सूदिंग होता है। ये वॉच मेकर्स सच में दुनिया के आर्टिस्ट हैं, उसने बड़ी सिंसेरिटी से कहा। उसके चेहरे की जेन्युइन एक्सप्रेशन और उसकी बातों को सुनकर वहाँ खड़ी लड़कियां ब्लश करने लगीं। उनके लिए वो अडोरेबली हैंडसम था। मैनेजर के नजर में बॉबी एक रेयर यंग मास्टर था। अधिकतर लोग वॉचेस सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, ना कि उसकी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए। लेकिन बॉबी सच बोल रहा था। उसके हाथ में जो पटेक फिलाइट था वो देखने में सिंपल था, लेकिन उसकी मैकेनिकल डिटेलिंग की कीमत वाजिब थी। उसमें कोई चमकते जेम्स नहीं थे। वो घड़ी उसने सच में पसंद से पहनी थी। जो लोग उसकी बातें सुन रहे थे उन्होंने भी पहली बार महंगे प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखना शुरू किया। इतना यंग लड़का अगर डिटेल पर फोकस कर सकता है तो हम क्यों बस कीमत देखकर चीजें जज करते हैं। हेलो मिस्टर बॉबी। अचानक कुछ मेल वॉइसेस ने सबका ध्यान खींचा। क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? क्या किसी ने चोरी की है? उन्होंने उस लड़के का नाम लिया। क्या वो कुछ गलत कर बैठा है? कहीं वो स्कैमर तो नहीं? स्पेकुलेशंस की बारिश हो गई और सब में गॉसिप की भूख बढ़ने लगी। क्या ये लोग जिंदगी में इतना बोर्ड हैं? बॉबी ने एंट्रेंस की तरफ देखा। 4 यूनिफॉर्म में लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसने हल्का सा सिर झुकाया और पूछा, यस, सॉरी टू डिस्टर्ब योर शॉपिंग सर। जनरल मैनेजर सिमर ने हमें भेजा है आपको एस्कॉर्ट करने के लिए, एक गार्ड ने फर्मली कहा। बॉबी ने सोचा सिमर ऐसा क्यों करेगी? फिर रीजन समझ आ गया।
उसने धीरे से सिर हिलाया। आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ेगी। मैनेजर, अब आप रेस्ट कर सकते हैं, ये लोग मेरा सामान संभाल लेंगे, उसने पोलाइटली कहा। मैनेजर ने गार्ड्स को गौर से देखा और पहचान लिया, ये लोग टॉप सिक्योरिटी कंपनी के आर्मी वेटरन्स थे। आरएम मॉल का उस कंपनी से पुराना रिश्ता था और ये लोग सिर्फ खास क्लाइंट्स के लिए भेजे जाते थे। तो फिर ये लड़का कौन था? कैप्टन राय ने मैनेजर के कंफ्यूज्ड चेहरे को देखा और पास आकर धीरे से बोला, पता है ये कौन है? मैनेजर तेजस ने हल्के में सिर हिलाया। वो भी फिर से कैजुअली शॉपिंग करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये बेसिकली आपके बॉस हैं। इन्होंने कंपनी के 40% शेयर्स खरीद लिए हैं। हैंडओवर आज सुबह ही कंप्लीट हुआ है, कैप्टन राय ने बताया। उसे भी मजा आ रहा था किसी और का माइंडसेट हिलते देख। मैनेजर के पैरों से जमीन खिसक गई। कैप्टन राय, मजाक मत कीजिए। हमारी कंपनी का नेट वर्थ 1 बिलियन से कम थोड़ी है। और ये लड़का देखिए, इस एज में मैं तो ऑफिस में चाय पानी के काम कर रहा था, उसने कहा। कैप्टन मुस्कुरा दिया। चेयरमैन ने जनरल मैनेजर सिमरन को खुद भेजा था इनसे मिलने के लिए। और हाँ, बताइए कैसा फील हो रहा है 28.7 करोड़ के बैग को पकड़कर? मैनेजर खुद की जिंदगी पर सोचने लगा, कहाँ गलती हो गई थी। प्लानिटेरियम ट्राइएक्सियल और कॉस्मोस इन्फिनिटी एडिशन। क्लर्क्स ने जैसे ही ये सुना वो खुशी से चमक उठे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैनेजर को देखा वो अब भी ट्रांस में था। मैनेजर, मिस्टर बॉबी रेडी हैं? ओह हाँ, अभी आया। वो जल्दी से सेल्स क्यूबिकल की तरफ भागा। लड़कियां वॉचेस पैक करने लगी। सबको इंतजार था फाइनल कॉस्ट का। बॉबी कामली खड़ा रहा। टोटल है 9.2 करोड़ रुपए। पूरे स्टोर में गास्प की आवाज गूंज उठी। सांसें थमी जब उसका कार्ड स्वाइप हुआ और वो शार्प सक्सेस बीप सुनाई दी। 9 करोड़ की 2 घड़ियां, और उसने पलक भी नहीं झपकाई। और हम लोग 2 करोड़ से कम की घड़ी के लिए भी कंप्लेंट कर रहे थे, किसी ने कहा। हमेशा कोई न कोई हमसे ज्यादा अमीर होता है। ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम बस देख ही सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। एक गार्ड ने उसकी परचेसेस संभाली और बॉबी ने हाथ हिलाकर सबको बाय कहा। मिस्टर बॉबी, मैं कैप्टन राय हूँ। आपको और कहीं जाना है? मियान साय और गक्सी, और शायद 4th फ्लोर पर 2 क्लोथिंग स्टोर्स भी हैं जो मेरी नजर में थे, उसने टाइम देखकर कहा। अभी भी उसके पास 2 घंटे थे अपने नए घर जाने से पहले। नो प्रॉब्लम सर। गार्ड्स को कोई ऐतराज नहीं था इस यंग मैन का कैडबी बनने में। ऐसी लक्सुरियस जिंदगी देखना उनकी रूटीन पेट्रोल से बहुत बेहतर था। जब सीनियर बॉबी खुशी खुशी अपना वार्डरोब अपडेट कर रहा था, वहीं बाकी सीनियर्स मेंटल ब्रेकडाउन के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे। हमें ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्या हमें काम पर जाकर ये सब कैलकुलेट करना होगा? शायद मुझे कोई फूड स्टॉल खोल लेना चाहिए, ये सब मेरे बस से बाहर है। हर स्टूडेंट का अपना अलग मेजर होता है, मतलब थीसिस में अलग अलग मॉड्यूल्स को कवर करना होता है। यह 2 से 4 साल की पढ़ाई का निचोड़ होता है। पढ़ना भी अपने आप में एक स्ट्रेस है, लेकिन चाहे जितनी बार भी वो आसमान की तरफ देख के कसम खा लें कि अब छोड़ देंगे, उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ता है। 2 सीनियर्स ऐसे थे जिन्हें एक तेज आवाज ने नींद से उठा दिया। चौंकाने वाली बात ये थी कि दरवाजा उनके बेडरूम का था। लड़की ने चिल्लाकर खुद को ढकने की कोशिश की और लड़का जैसे ही इंट्रूडर को पहचान गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बी ब्रदर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन अपने बड़े भाई की नाराज आंखों को देखकर उसके दिल में डर बैठ गया। जैसे हमेशा करते हो, वैसे ही अब भी अपना टाइम इन घटिया औरतों के साथ बर्बाद कर रहे हो। जरा सोचो, नाम बनाना कब शुरू करोगे? थीसिस की डेडलाइन पास आ रही है और तुम यहाँ फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। उम्मीद है कि कम से कम इस बार प्रोटेक्शन यूज किया होगा। उसके भाई ने ताना मारा और घृणा से भरकर बात की। उसे परवाह नहीं थी कि उसका छोटा भाई और उसकी फ्लिंग दोनों नंगे थे। एक टिपटॉप कपड़े पहना आदमी और ये गंदा बिस्तर, जमीन आसमान का फर्क। उसके चेहरे पर ना कोई शर्म थी, ना ही माफी का कोई इशारा। वो तो बस अपने पिता के कहने पर आया था, वरना उसे अपने भाई से कोई मतलब नहीं। उसे तो नफरत थी कि उसकी माँ ने इसे इतना बिगाड़ दिया। एक काम कर, कपड़े पहन ले, पापा आए हैं। कम से कम दिखने में तो इंसान लग। वो आया जैसे हवा हो और छोड़ गया एक तूफान। पापा आए हैं यहाँ मुंबई में? क्यों बेबी? वो कौन था? उसने मुझसे उस तरह बात कैसे की? लड़की शर्म और गुस्से में चिल्ला रही थी। किसी और मर्द ने उसे नंगा देख लिया था, ये बात उसे पचा नहीं रही थी। चुप हो जा वंशिका, उसे हक है, वो मेरा बड़ा भाई है। वरुण सिंह, साला ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? रवि सिंह ने उसके सवालों को इग्नोर किया और भागकर शावर में घुस गया। उसे अपने शरीर से वो सेंट हटाना था, नहीं तो उसके पापा उसकी खाल उधेड़ देंगे। वापस कमरे में वंशिका ठाकुर को जैसे होश आया। उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। रवि सिंह, कॉटन की चादर लपेटकर वो बाथरूम में घुस आई। क्या बकवास है? थोड़ी आवाज कम कर सकती हो?
पड़ोसी सोचेंगे ये कोई रेड लाइट एरिया है क्या? क्या चाहती हो? मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, रवि सिंह चिल्लाया बिना पीछे मुड़े। उसका दिमाग बस अपने पिता को कैसे संभालना है उसी में उलझा था। मैंने सोचा था तुमने अपने घर वालों को मेरे बारे में बताया है, वंशिका ने ताने मारते हुए कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। रवि को याद आया कि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे अपने परिवार में शामिल करेगा। अब उसकी हरकतें देखकर उसने सोच लिया कि फिलहाल उसे बस एक सब्स्टिट्यूट ही रहने देना चाहिए। मैं आज अपने पापा से मिलने जा रहा हूँ ना। मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मेरे भाई तुम्हें एक्सेप्ट करें। वो बहुत कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, रवि ने बड़ी मासूमियत से कहा। वंशिका का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उसका बॉयफ्रेंड इतनी मेहनत कर रहा था, ये सोचकर उसका दिल पिघल गया। मैं चल नहीं सकती। अगर वो मुझे जान जाएंगे तो शायद हमारे रिश्ते के लिए अच्छा हो। उसने फिर से कोशिश की। असल में वो सिंह ग्रुप के बॉस से मिलना चाहती थी। वो कंपनी पुणे की टॉप 5 कंपनियों में आती थी। हर कोई सिंह परिवार से डरता था। वंशिका ने जब बॉबी कुमार को डेट करना शुरू किया था तब उसे लगा ये प्योर लक है, लेकिन बाद में समझ आया इस दुनिया में एक औरत को टिके रहने के लिए सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट था रवि सिंह। और हाँ, वो भी दिखने में कम नहीं था। तुम्हें लगता है उस हालात के बाद अब मिलना सही रहेगा? रवि ने एक गहरी सांस ली दिखाने के लिए। वंशिका का चेहरा लाल पड़ गया उस एम्बैरेसिंग सीन को याद करके। अभी हमें बस ग्रेजुएशन पर ध्यान देना चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा प्रोजेक्ट भी पीछे चल रहा है। उस बेवकूफ के तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं ना। तुम दोनों तो मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट में हो। उसी का काम यूज करके आगे निकल जाओ, रवि ने शातिर मुस्कान के साथ कहा और शावर से बोल्ड अंदाज में बाहर निकला। जब उसने वंशिका को अपनी तरफ देखते पाया और उसकी आंखों में फिर से डिजायर दिखाई दी तो उसे पता चल गया अब ये लड़की पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। उसने उसे भीगते शरीर से अपने पास खींचा और उसके होठों को धीरे से चूमा। वंशिका का शरीर उसके स्पर्श से और ढीला पड़ गया। अभी नहीं, मुझे पहले फैमिली को संभालना है, फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तुम मेरा लैपटॉप यूज कर लो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। उसने उसके ठोड़ी को हल्के से पकड़कर अपना इन्फ्लुएंस फिर से जाहिर किया। वंशिका ठाकुर शर्मा गई और सिर हिलाकर हाँ कहा। रवि सिंह धीरे धीरे नीचे आया जहां वो कार खड़ी थी जो उसके भाई ने उसके लिए भेजी थी। ड्राइवर ने आदतन दरवाजा खोला और एक नॉर्मल ग्रीटिंग दी। रवि ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो कोई बिगड़ा हुआ अमीरजादा हो। ड्राइवर ने थक कर एक सांस ली। उसे अच्छे से पता था कि ये छोटा मालिक कितना झंझटी है। घर पर सबको पता था कि घर के मालिक और बड़े बेटे को इस लड़के से कितनी परेशानी है। रवि जब से मुंबई आया था उसकी हरकतें थोड़ी कम हुई थीं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती थीं वो अब भी चिंता वाली ही होती थीं। सभी लोग उसके कॉलेज रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। घर में एक छोटी सी खबर फैली थी। सब यही सोच रहे थे कि छोटा मालिक रवि इस खबर को कैसे लेगा। रोलिंग फायर रेस्टोरेंट का रास्ता छोटा था क्योंकि वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में था। चारों ओर ऊंची इमारतें और एलिगेंट अपार्टमेंट्स थे। रवि को उसकी माँ ने कॉलेज के टाइम के लिए 1-2 अपार्टमेंट दिलाया था। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा आम लोगों के साथ रहकर पढ़ाई करे। वो हर महीने उसका किराया देती थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि रवि उसमें कितना रहता है। लेकिन उनके पति को सब पता था। जैसे ही गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुकी, रवि खिड़की से बाहर देखने लगा। ये एक 3 स्टार रेस्टोरेंट था, रिव्यूज अच्छे थे। रवि पहले भी एक बार यहाँ खा चुका था, लेकिन सर्विस उसे पसंद नहीं आई थी। ड्राइवर तुरंत अपनी सीट से उतरकर उसके साइड पहुंचा। रवि अंदर गया और रिसेप्शनिस्ट से रुखे अंदाज में बोला, सिंह, प्राइवेट रूम 4 जल्दी ले चलो। वो लड़का मन ही मन रवि की अकड़ को कोस रहा था, लेकिन बाहर से प्रोफेशन बना रहा और उसे प्राइवेट रूम तक ले गया। जैसे जैसे रवि रूम के पास पहुंच रहा था, उसके हाथों में पसीना आने लगा। उसे डर था कि उसके पापा कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें या उसका भाई कुछ ऐसा ना कह दे जो आज सुबह उसने देखा था। ऐसे वक्तों में वो यही चाहता था कि उसकी माँ अपने पति के साथ बिजनेस ट्रिप्स पर न जाए। अगर वो यहाँ होती तो उसे तसल्ली होती। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सबसे पहले उसने अपने पापा अर्जुन सिंह को देखा। उनका शरीर भारी और उनका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रॉन्ग था। बैठने के बावजूद भी वो एक कामयाब चेयरमैन जैसे लगते थे, किसी मजदूर से बने रईस नहीं। उनके छोटे काले बाल अब थोड़ा सफेद होने लगे थे और दाढ़ी भी सलीके से कटी हुई थी जिसमें ग्रे के निशान थे। टेबल के दूसरी तरफ बैठा था उसका बड़ा भाई वरुण सिंह। एक बार फिर रवि के अंदर हीन भावना भर गई। वो बैठा और अपने भाई की एलिगेंट हरकतों और कॉन्फिडेंस से भरे हाव भाव को देखता रहा। वरुण की शक्ल सूरत क्लासिकली हैंडसम थी और उसका स्टाइल भी वैसा ही। चमकते काले बाल एकदम सलीके से सेट और वो टेलरमेड सूट जैसे उसकी स्किन का हिस्सा हो। रवि के मुकाबले वरुण वो यंग मास्टर था जिसे हर लड़की अपना बनाना चाहती। वरुण ने अपना फोन रखा और एक हल्के से सिर हिलाकर अपने छोटे भाई को ग्रीट किया। रवि ने कुछ नहीं कहा और न ही उसका ग्रीटिंग लौटाया। उनके पापा ने ये देखा और एक भारी सांस ली। उनके दोनों बेटे अब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। अलग अलग परवरिश ने उनके रिश्ते में दूरी ला दी थी।
लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी कि दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लगेंगे। हेलो फादर, अच्छा लगा आपको मुंबई में देखकर, रवि ने कहा। हाँ, मैंने अपना शेड्यूल थोड़ा पहले कर दिया ताकि तुम्हारे ग्रेजुएशन तक मैं यहीं रहूं। 2 महीने बचे हैं, है ना? अर्जुन सिंह ने जवाब दिया और वेटर को खाने की तैयारी का इशारा किया। हाँ, अच्छा है कि अब सब खत्म होने वाला है, रवि ने जवाब दिया। पिछले 4 साल कैसे रहे? तुम बहुत कम घर आए, पापा ने पूछा। सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्लासमेट्स अच्छे हैं और टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं। अर्जुन और वरुण ने सिर हिलाया, लेकिन कॉलेज की बात आगे नहीं बढ़ाई। दोनों को असली सच्चाई पता थी। खाना आ चुका था और बातचीत सिंपल और नॉर्मल थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंह ने मुंबई आने की असली वजह बताई। पुणे में हमारा बिजनेस अब एक बॉटलनेक पर आ चुका है, आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ फैमिलीज को देखा है जो दूसरे शहरों में शिफ्ट हुई और उन्हें अच्छा ग्रोथ मिला। मैंने मुंबई को चुना क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। यहाँ के लोग अनकन्वेंशनल चीजों को पसंद करते हैं, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो या रेस्टोरेंट्स। मैं चाहता हूँ कि सिंह ग्रुप भी यहाँ अपनी जगह बनाए। वरुण अभी शिफ्ट नहीं होना चाहता, इसलिए हमें एक जनरल मैनेजर अपॉइंट करना होगा। पापा, आप ये काम बाहर वालों को क्यों दे रहे हैं? अगर भैया शिफ्ट नहीं होना चाहते तो मैं देख सकता हूँ। मुझे इस शहर के बारे में अच्छी जानकारी है और मैं जानता हूँ कि मेरी एज ग्रुप के लोग क्या चाहते हैं। रवि ने मौके को लपकने की कोशिश की। अगर ये उसे मिल गया तो कुछ महीनों में वो क्लास का सबसे सक्सेसफुल लड़का बन जाएगा। फिर वो बॉबी कुमार को भी दबा सकेगा। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप आज शाम को होगा। उसे हर रुकावट हटानी थी। उसे बेस्ट बनना था ताकि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, ताकि उसका भाई भी उसे हल्के में ना ले। तभी वरुण सिंह ने गला साफ किया और बैठने का अंदाज थोड़ा सीरियस कर लिया। रवि थोड़ा डर गया। उसे याद आया कि बॉबी कुमार क्यों उसकी जिंदगी की टेंशन बना हुआ है। वरुण और बॉबी दोनों का नेचर और दिमाग एक जैसा था। अगर वरुण सीईओ वाला रवैया छोड़ दे तो वो बॉबी का भाई लग सकता है। उसे उनकी कॉन्फिडेंस से नफरत थी। रवि को हमेशा खुद को उनके सामने छोटा महसूस होता था। लिटिल रवि, तुम्हारा जोश देखकर अच्छा लगा, लेकिन हमें कोई ऐसा चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो और अच्छा बिजनेस सेंस हो। ये फैमिली के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि हमारी तीसरी जनरेशन का फाउंडेशन मजबूत हो। अर्जुन सिंह के सपने बड़े थे। वो थोड़ा अलग सोचते थे, जबकि उनका बड़ा बेटा काफी प्रैक्टिकल और कंजर्वेटिव था। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सिंह फैमिली को पुणे की ग्रेट 5 फैमिलीज में शामिल करता था। लेकिन वो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर थोड़े डरे हुए थे। वरुण की शादी का कोई प्लान नहीं था और रवि धीरे धीरे बिगड़े हुए रईसजादे की तरफ जा रहा था। होने वाला हूँ, मैं उस पोजीशन के लिए परफेक्ट हूँ, रवि बोला। लिटिल ब्रदर, एक डिग्री ये साबित नहीं करती कि कोई उस पोजीशन के लायक है। वो तो बेसिक क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। क्या तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस है कि तुम पुणे ब्रांच के सीईओ बन सको? इन 4 सालों में तुमने कभी किसी कंपनी में किसी छोटी पोजीशन पर काम किया है? वरुण ने क्लियरली समझाने के अंदाज में कहा। पापा ने उसकी बातों को सहमति में सिर हिलाकर स्वीकार किया। जो बातें सलाह के तौर पर कही जा रही थीं, रवि को वो सब टॉर्चर लग रही थीं। मैं क्यों जाऊं उन जगहों में काम करने? जो काम एक मैनेजर करता है वो तो मैं भी कर सकता हूँ। सिंपल है। वरुण ने किया तो मैं क्यों नहीं? रवि ने गुस्से में कहा। पापा और वरुण दोनों ने उसके जवाब पर नाराजगी जताई। उन्हें रवि के शब्दों में तिरस्कार साफ सुनाई दिया। तुम्हारे भाई ने कॉलेज के दौरान काम किया। वो अपने टैलेंट और मेहनत से हायर हुआ। मैंने उसे बाहर एक्सपीरियंस लेने दिया ताकि उसे सोसाइटी की रियलिटी समझ आए। तभी तो हम सक्सेसफुल हो पाए। तुम्हें भी ये समझना चाहिए, लिटिल रवि, अर्जुन सिंह ने कहा। अब उन्हें अपनी आंखों से दिख रहा था कि कैसे ओवर पैम्परिंग ने रवि की सोच को बिगाड़ दिया। उन्हें पहले ही सख्ती दिखानी चाहिए थी, लेकिन उनकी पत्नी की सोच अलग थी। उनके हिसाब से पहला बच्चा फैमिली को उठाए और छोटों को ऐश करनी चाहिए। अर्जुन सिंह को ये बात बहुत खलती थी। अब उनका बेटा सोचता है कि उसे सब कुछ आसानी से मिलेगा, बिना कुछ किए, बस इसलिए कि वो सिंह फैमिली का हिस्सा है। मतलब मुझे उन लोगों के साथ काम करना होगा जो मुझसे नीचे हैं। पापा, आप सीरियस हैं? मम्मी कभी भी ये मंजूर नहीं करेंगी, रवि चिल्लाया और अपने गुस्से में भाई की तरफ देखा। तुमने किया ना ये सब? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो भैया? वरुण ने बस सिर हिलाया। उसे ये उम्मीद थी। बस बहुत हो गया, अर्जुन सिंह चिल्लाए। उन्हें गुस्सा आ गया कि ये लड़का हर बार अपनी माँ को ढाल बनाता है। वो 22 साल का है, लेकिन अब भी माँ के पीछे छुपता है। जब ग्रेजुएशन खत्म होगा, तुम्हारे रिजल्ट और इवैल्यूएशन के हिसाब से तुम्हारा काम तय होगा। 5 साल तक तुम्हें उसी तरह काम करना होगा जैसे आम लोग करते हैं। उसके बाद ही तुम कंपनी में कोई पोजीशन पा सकोगे। क्या? रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब बातें उसके लिए जैसे किसी बुरे सपने की तरह थीं। वो सब छीन रहे थे जो अब तक उसका हक था। एंट्री लेवल जॉब,
अपनी मेहनत से हायर होना, मंथली सैलरी पर जीना, खुद किराया देना, खुद खाना बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना, कोई फैमिली हेल्प नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। क्यों क्यों कर रहे थे वो सब ये उसके साथ? याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। उसके पापा की बात जैसे उसके सिर पर तलवार बनकर लटक गई। रवि कुछ नहीं बोल पाया, वो अंदर से सुन्न हो चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, बॉबी का थीसिस। हाँ, वही उसकी जिंदगी आसान बना देगा। वरुण सिंह के अपार्टमेंट में वापस वंशिका ठाकुर एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते हुए फोटो खींच रही थी ताकि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल सके। जगह बड़ी थी और बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी। एक नजर में ही समझ आ जाता था कि फर्नीचर कितना हाई एंड है। जब होम टाउन के क्लासमेट्स और दोस्तों के जलने वाले कमेंट्स आए तो वो जोर जोर से हंसने लगी। आंखें फोड़ लो अपनी, मैं जल्दी ही सिंह फैमिली में शामिल होने वाली हूँ, तुम जैसे कॉकरोचेस को पीछे छोड़कर, वंशिका ने कहा। उसने जल्दी से अपना मेकअप फिर से किया और बड़ी खिड़की से बाहर का व्यू दिखाते हुए एक छोटा वीडियो बनाया। कैमरे के सामने वो एक केयरफ्री लड़की का नाटक कर रही थी जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हो। फिर बोली, वर्किंग वर्ल्ड में जाने से पहले ये लास्ट पीसफुल दिन एंजॉय कर रही हूँ। जब उसका ये शो ऑफ सेशन खत्म हुआ तो उसने सोचा कि अब थोड़े थीसिस चेक कर लेती हूँ ताकि अपना काम आसान हो जाए। उसका लैपटॉप हॉस्टल में था तो उसने अपने बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करने की सोची। जब उसने वरुण का HP एलीट बुक निकाला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसे याद आया ये मॉडल तो अभी रिसेंटली ऑनलाइन एडवर्टाइज हो रहा था। उसने सोचा, रवि ने तो बहुत जल्दी नया लैपटॉप ले लिया। उसने एक पेन ड्राइव निकाली, उसे लैपटॉप में लगाया और आराम से फाइल्स खंगालने लगी। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं था। उसे रवि सिंह का खुद का थीसिस ड्राफ्ट मिला और कुछ गेमिंग वीडियोस। टास्क बार पर 3 गेम्स के ऐप्स पिन किए हुए थे। ना कोई प्रॉपर स्टडी डॉक्यूमेंट्स, ना ही कोई कैटेगराइज्ड फोल्डर्स, ना नोट्स, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। बॉबी कुमार के लैपटॉप से एकदम अलग। टू स्कैन इट, ये मैसेज स्क्रीन पर आया। वंशिका ने नो सिलेक्ट किया। फिर फाइल एक्सप्लोरर खुला। 3 फोल्डर्स थे। उसने बिना सोचे मल्टीमीडिया फोल्डर खोल लिया। उसने सोचा, अगर इससे प्रोजेक्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। उस सीवर रैट से ये हेल्प मिल जाना भी अच्छा ही है। उसे हटा ही दिया होता तो अच्छा रहता। वैसे भी कोई उसे ढूंढने नहीं वाला। वो बड़बड़ाई और फोल्डर खोल दिया। अंदर 10 से ज्यादा टॉपिक्स के ड्राफ्ट्स थे। एक टॉपिक पढ़ते ही उसका दिमाग घूम गया, इसलिए उसने सबसे सिंपल टॉपिक चुना, सोशल मीडिया यूसेज। उसने फाइल को डबल क्लिक किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोडिंग स्क्रीन आ गया। वंशिका ने इंतजार किया। इतना टाइम क्यों लग रहा है ओपन होने में? उसने दोबारा क्लिक किया। अब 2 वर्ड लोडिंग विंडोज हो गई। 5 मिनट्स हो गए थे और कुछ नहीं हुआ। उसका पेशेंस अब जवाब दे रहा था। तीसरी बार क्लिक किया। इस बार एक नया मेहमान भी आया। स्क्रीन पर एक एनिमेटेड वर्म दिखा। उसके सिर पर क्यूट ब्लू हेलमेट था और हाथ में छोटा सा पिकैक्स। ये वर्म लेफ्ट से राइट घूम रहा था 5 बार। फिर उसने रुक कर कैमरा की तरफ देखा और एक सैल्यूट किया। वंशिका को ये बड़ा फनी लगा, पर सैल्यूट के बाद वर्म गायब हो गया। 1 सेकंड बाद ग्लास टूटने जैसी तेज आवाज आई। अब वार्निंग्स और ब्रोकन डायल अप इंटरनेट जैसी आवाजें मिलकर तेज शोर कर रही थीं। वंशिका घबरा गई। उसने वॉल्यूम कम करने की, एस्केप दबाने की, कर्सर हिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं किया। स्क्रीन पर येलो वार्निंग साइंस आ गए। सिक्योरिटी अलर्ट, प्लीज चेक फाइल 035। येलो वार्निंग्स अब रेड में बदल गए। वंशिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वो पैनिक में थी। स्क्रीन ग्लिच करने लगी थी। कलर्स और टेक्स्ट इधर उधर हो गए। मेलवेयर डिटेक्टेड, सॉफ्टवेयर हैज बीन ब्रीच्ड, वार्निंग, अननोन कोड इंस्टॉलेशन, सिस्टम एरर। अब तो वंशिका का दिमाग ही घूम गया। वो कीबोर्ड पर कुछ भी दबा रही थी, कर्सर को हिला रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कम ऑन, प्लीज, कम ऑन, क्या हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब रवि को क्या जवाब दूंगी? उसका लैपटॉप तो बर्बाद कर दिया। काफी कोशिशों के बाद उसने पावर बटन दबाकर हार्ड रीसेट करने की कोशिश की। प्लीज लेट दिस वर्क। लैपटॉप बंद हुआ और 15 सेकंड्स बाद फिर से ऑन होने लगा। वंशिका को लगा अब HP लोगो आएगा, लेकिन फिर वही वॉर्न दिखा। अब वो मूव नहीं कर रहा था। उसने पोज मारा हुआ था, आर्म्स फोल्डेड और चेहरे पर एक टूथी ग्रिन। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट, 15 मिनट, वॉर्म स्टिल नहीं हिला। अब लैपटॉप कंप्लीटली एक्सेस नहीं हो रहा था। What the hell just happened? वंशिका बुरी तरह कंफ्यूज्ड थी।